I think we should start. Mufti Saab is waiting and he's also already connected. Let me introduce Mufti Saab. Uh, it gives me a great pleasure to introduce today's speaker, Mufti Nawaz Saif Husami, advocate who is a distinguished Islamic scholar and practicing legal professional, uniquely bridging the domain of Sharia and modern law. He completed HIFS in 2000, Almia in 2008, and IFTA in 2011, followed by his graduation in 2015, LLB in 2018, and most recently LLB in criminology in 2025. This strong academic foundation reflects his deep commitment to both Islamic scholarships and contemporary legal studies. Mufti Nawaz Sahib served as the Imam of Masjid Mukarram for 8 years, uh, I think 2016 to 2024, and has been delivering Friday khutbahs since 2012 till date. MashaAllah. He has also taught fiqh and Islamic jurisprudence in 4 different madrasas and is actively engaged in teaching and academic work, mashallah. On the professional front, he is a consultant legal advisor to Safa Baitul Mal. It's a very famous institution in Hyderabad, a multi-million welfare trust working across several states of India. He also runs his own legal practice under the name Al Adl Legal Services and leads the widely followed YouTube channel Al Adl Legal Insight, which has more than 21,000 subscribers, mashallah. His core areas of specialization include family laws and uniform civil code, madrasa related issues, registration, RTE compliance, and NCPCR matter, and many more, mashallah. We are honored to have such a learned and experienced personality with us, and I'm confident that his insight will greatly benefit all of us. With this, respectfully, I invite Mufti Nawaz Husam, Advocate Sahib, to kindly begin his lesson. Thank you very much. जज़ाकल्लाह खैर मुहतरम ज़ाहिद फलाही एडवोकेट साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आवाज आ रही है मेरी? Yes, you are audible, sir. अच्छा, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। But I think you should, if you turn on your video as well, that would be better for us. नहीं, मैं छुपा हुआ ही अच्छा हूँ थोड़ी देर के लिए। Okay, thank you. Okay, Allah. Okay, no problem. नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअइद्दु लहुम मस्तताअतुम मिन क़ुव्वतिन व मिन रिबातिल ख़ैर तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम व आख़रीन मिन दुनिहिम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। लीगल कनेक्ट दिल्ली की तरफ से हमारे काबिल दोस्त हैं मोहतरम जाहिद फलाही एडवोकेट साहब। वो भी एक आलिम हैं और प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं दिल्ली कोर्ट्स में और हाई कोर्ट में। लीगल नॉलेज भी अच्छी है, मेरे अच्छे दोस्त भी हैं। उन्होंने इनवाइट किया इस लेक्चर के लिए और काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं समझता हूँ। 3 रीजंस हैं इस काम के बहुत बड़े समझने की पीछे। एक तो जाहिद की तरफ से बुलाया जाना, मैं उनको एड्रेस कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी अंदाजा हो जाए कि हम अच्छे खासे दोस्त भी हैं। तो एक तो जाहिद साहब की तरफ से बुलाया जाना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और दूसरा है लीगल कनेक्ट की तरफ से, जो मैं समझता हूँ कि तकरीबन 5 to 7 ईयर्स से
सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि उसके जो स्टेट्स हैं अलग अलग अतराफ के और ऑल ओवर इंडिया जो एक इम्पैक्ट पड़ रहा है लीगल कनेक्ट का, स्पेशली अवेयरनेस को लेकर। देखिए बहुत सारे फर्म्स होंगे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोर्ट्स में मैटर्स लेकर जा रहे हैं, लेकिन अवेयरनेस का जो काम लीगल कनेक्ट दिल्ली की तरफ से हो रहा है वो एक अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। सिर्फ लॉ की फील्ड में लगे हुए लोगों के लिए नहीं बल्कि जो डिफरेंट फील्ड से लगे हुए हैं उनको, उनके लिए लॉ को और रिलेवेंट सब्जेक्ट्स को अलग अलग पर्सनालिटीज के जरिए से और स्पीकर्स के जरिए से कम टाइम में और इजी करके बताना, ये एक जिम्मेदारी लीगल कनेक्ट की तरफ से अदा हो रही है। तो दूसरा रीजन है इस काम को बहुत बड़ा समझने का कि लीगल कनेक्ट ने इनवाइट किया है। और जो तीसरी चीज है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है कि पर्सनल लॉ को लेकर जो चैलेंजेस हमारे कोर्ट्स में हैं उन पर मुझे डिस्कस करना है, वो भी 1 घंटा। ये भी अपनी जगह पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो इंसान का काम तो कोशिश करना है, मदद तो अल्लाह ताला की तरफ से आती है, इंसान कोशिश करने वाले कामयाब होते हैं। मैं अपनी कोशिश में कितना कामयाब हुआ हूँ और मैंने क्या आपके सामने रखा है, ये सेशन खत्म होने के बाद आपको उसका अंदाजा होगा। चले, जैसे मैंने मालूम किया कि हमारे पार्टिसिपेंट्स में अलग अलग फील्ड्स के लोग हैं, लॉ के से कनेक्शन रखने वाले तो ज्यादा हैं, मेजॉरिटी उन्हीं की है। और मैं समझता हूँ कि एक नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हमारे वो होंगे जो एक्सपीरियंस हैं इन सारी चीज़ों में, वो बुक्स पढ़े हुए हैं, आर्टिकल्स पढ़े हुए हैं, बल्कि मैं समझता हूँ कि लिखे हुए भी होंगे। उनके सामने मैं एक तालिब इल्म हूँ, एक स्टूडेंट हूँ जो सीख रहा हूँ कि इन टॉपिक्स पर क्या बात की जाए, कैसे रखा जाए। कुछ हमारे जूनियर्स भी होंगे जो इन चीज़ों को समझना चाहते होंगे और वो भी होंगे जो लॉ की फील्ड से लगे हुए नहीं। उनके लिए पर्सनल लॉ बिल्कुल एक नई चीज भी हो सकती है और कोर्ट्स में क्या चैलेंजेस पर्सनल लॉ फेस कर रहा है, हो सकता है कि उनके लिए ये चीजें कुछ नहीं है। तो मैंने कोशिश की है कि इन सभी पार्टिसिपेंट्स को जहन में रखकर कुछ स्लाइड्स तैयार करूं और एक टाइम लिमिट भी मैं अपने ऊपर फिक्स कर लूं। और आपके लिए भी रेडी है कि अभी मेरे पास और आपके पास भी 8:12 हो रहे होंगे, 8:12। और मैं कोशिश करूंगा कि आप मुझे 48 मिनट्स बर्दाश्त कर लें 9 PM तक। एक 48 मिनट्स, 48 मिनट बहुत होंगे इन चीज़ों के लिए। और अगर Q&A सेशन होगा तो वो भी हम एक 15 to 20 मिनट्स ले सकते हैं। 60 स्लाइड्स हैं, 59 या 60 स्लाइड्स हैं। हर मिनट एक स्लाइड भी कवर होगी तो मैं समझता हूँ कि हमारे 48 मिनट्स में ये सारी चीज़ें डिस्कशन में आ जाएगी। एक बात यह है कि मैंने कोशिश की है कि पर्सनल लॉ से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो इनमें आ जाएं, चाहे वो प्री इंडिपेंडेंस हो या पोस्ट इंडिपेंडेंस हो। और जो कुछ केस लॉस हैं जो पर्सनल लॉ से रिलेटेड हैं और कुछ चीज़ें वो हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड हैं। और आखिर का जो पार्ट है वो एक इस चीज़ को पेश करने के लिए बनाया गया है कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो इन कुछ चीज़ों को सामने रखते हुए अब हम अपना सेशन शुरू करते हैं। टाइम जहन में रखिए कि 9 बजे इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बात मेरी मुकम्मल हो जाए, उसके बाद हम सवाल और जवाब भी कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि टेबल ऑफ कंटेंट है, कुछ फाउंडेशनल कंटेक्स्ट आपके सामने रखूंगा, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पुरानी होंगी, लेकिन कुछ इसको देख लीजिए उन लोगों को जहन में रखते हुए जो जिन लोगों के लिए ये चीज़ें बिल्कुल नई हैं। और जुडिशियल इंटरवेंशन भी हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ में कोर्ट की तरफ से जो हो रहा है, केस लॉस, वो भी जिक्र किए जाएंगे। क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं यूसीसी को लेकर और कंक्लूजन क्या है मेरी तरफ से और क्या होना चाहिए। इंट्रोडक्शन देखिए ये है कि इंडिया के प्लूरल लीगल सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है मुस्लिम पर्सनल लॉ। इसको बिल्कुल भी अलग नहीं किया जा सकता है। जिस तरह मुस्लिम्स इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसी तरह का मुस्लिम पर्सनल लॉ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको बिल्कुल भी अलग करके हम इंडिया को नहीं देख सकते हैं। इंडिया की जो नॉन हिस्ट्री है, जो मालूम तारीख है, जब से आप इंडिया को पढ़ना शुरू करेंगे 1500 साल से 1500 साल बहुत ज्यादा होते हैं किसी भी कंट्री के बारे में, हिस्ट्री के बारे में पढ़ने के लिए। जब से इंडिया की नॉन हिस्ट्री को पढ़ना शुरू करेंगे तब से मुस्लिम्स और मुस्लिम पर्सनल लॉ उनको इंडिया में नजर आएगा। हम एक अजनबी की हैसियत से इस मुल्क में बिल्कुल भी नहीं है। और ये अलग टॉपिक है ये प्रूव करना और ये साबित करने की कोशिश करना कि
इंडिया के लिए एक मुसलमान कितना जरूरी है, उस टॉपिक पर भी बात होनी चाहिए। अभी हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दामद बरकातुहूम, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ के प्रेसिडेंट हैं, अभी महीना 1.5 महीना पहले उन्होंने गालिबन एक बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस रखी थी, पूरे इंडिया के स्टीम स्कॉलर्स को बुलाया गया था, जिसमें ये बातें रखने की कोशिश की गई थी कि इंडिया को मुस्लिम्स ने क्या क्या दिया है। तो बहरहाल ये अलग टॉपिक है। जैसे मैंने बताया है कि इंडिया के प्लूरल लीगल सिस्टम को समझने के लिए, जानने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ को भी समझना जरूरी है। उसके बगैर हम इंडिया के सिस्टम को, लीगल सिस्टम को नहीं समझ सकते हैं, इंडिया के मिजाज को नहीं समझा जा सकता है। लेकिन कुछ हालिया अरसों में इन रिसेंट ईयर्स इंक्रीज्ड जुडिशियल एंड लेजिस्लेटिव एंगेजमेंट, तो इसमें कुछ सवालात उठे हैं कि भाई क्या है कि इंडिया में मुस्लिम लीगल सिस्टम को, मुस्लिम पर्सनल लॉ को क्या खत्म किया जा रहा है, अबॉलिश किया जा रहा है। तो एक तारुफ है हमारे इस सेशन का। पर्सनल लॉस होते क्या है? पर्सनल लॉ का मतलब ये हो कि वो चीजें जो इंसान के, किसी भी कम्युनिटी के, किसी भी सोसाइटी के फैमिली एंड पर्सनल रिलेशंस को, इंडिविजुअल्स के, वो हैंडल करता है, उसको पर्सनल लॉ कहते हैं। यानी मेरी जाती जिंदगी में, मेरी घरेलू जिंदगी में, मेरी फैमिली लाइफ में जो चीजें मुझे गवर्न करती हैं, मुझे सिखाती हैं कि मैं अपनी वाइफ के साथ किस तरह रहूं, और मेरे फैमिली में किसी बड़े का इंतकाल हुआ है तो उसकी प्रॉपर्टी में कैसे डिवाइड करूं, और मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी किस तरह डिवाइड होगी, मेरी क्या राइट्स और ड्यूटीज हैं मेरी वाइफ और चिल्ड्रन को लेकर, और बच्चों की क्या राइट्स और ड्यूटीज हैं, यानी अखलाकियात से हटकर, मोरल वैल्यूज से हटकर जो चीजें मुझे कानून देती हैं, उसको पर्सनल लॉ कहते हैं। पर्सनल लॉ का मतलब ये होता है, पर्सनल लॉ किसमें डील करते हैं? शादी में, कि मैं निकाह किस तरह करूंगा, शादी खत्म करने की नौबत आएगी तो किस तरह मेरी शादी खत्म होगी, शादी खत्म होने के बाद या उन लिविंग रिलेशंस को मैं किस तरह मॉनिटरी बेनिफिट्स दूं, मेंटेनेंस दूं, उनकी जिम्मेदारी उठाऊं, जैसे वालिदैन हैं, भाई बहन वगैरह हैं, किसकी जिम्मेदारी मुझ पर आती है, किसकी नहीं आती है। और इसी तरह इनहेरिटेंस और सक्सेशन, जैसे मैंने बताया, किसी के इंतकाल के बाद या मेरे इंतकाल के बाद प्रॉपर्टी किस तरह डिवाइड होगी, या मुझे किसी के इंतकाल के बाद शेयर कितना मिलेगा, ये चीजें पर्सनल लॉ मुझे बताता है। इंडिया में पर्सनल लॉज क्या है? कम्युनिटी स्पेसिफिक है और रिलीजियन या कस्टम्स पर बेस होते हैं। जैसे मैंने बताया है, और शायद ये चीज बार बार बताता रहूंगा, कुछ लोगों के लिए चीजें बिल्कुल ही बहुत पुरानी है, वो सब सीखे हुए हैं, बोले हुए हैं, लिखे हुए हैं। लेकिन उन नए लोगों के लिए, और बिल्कुल कंसाइज करके मैं रखना चाहता हूं कि पर्सनल लॉ इंसान की, इंडिविजुअल की जाती जिंदगी में इन चीजों में मुदाखलत करता है, ये चीजें वो गवर्न करता है, बताता है। और इंडिया में क्या है, इसका कम्युनिटी स्पेसिफिक है। जिस कम्युनिटी के जो रिलीजियन या कस्टम होंगे, उस कस्टम और रिलीजन को लेकर पर्सनल लॉ को यहाँ पर गवर्न किया गया है। इंडिया में प्लूरल लीगल सिस्टम क्यों है? आप डेवलप कंट्रीज को देखेंगे, बड़े बड़े ममालिक हैं, बहुत डेवलप कंट्रीज है, हम तो अंडर डेवलपिंग कंट्री में आएंगे, लेकिन जो डेवलप कंट्रीज है वहां पर आपको प्लूरल लीगल सिस्टम नजर नहीं आएगा। तो कुछ लोगों का कंटेक्स्ट ये बन चुका है आज के जमाने में कि इंडिया के डेवलप कंट्री ना होने की वजह, ना होने का कारण या ना होने का रीजन यहाँ का प्लूरल लीगल सिस्टम है। यहाँ पर जो सबकी सुनी जाती है, सबकी बोली जाती है, और सबका लिहाज ख्याल रखा जाता है, जिसकी वजह से इंडिया काफी पीछे हो चुका है। एक एजुकेशनिस्ट थे, वो उन्होंने भी कहा था, और शायद बहुत सारे लोग ये बात कहते भी हैं आजकल, कि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा रीजन बच्चों के काबिल ना बनने का वो छुट्टियां हैं, हॉलीडेज हैं। मुस्लिम्स की ईद आएगी तब भी छुट्टी मिलेगी, हिंदुओं की ईद आएगी तब भी छुट्टी मिलेगी, क्रिसमस आएगा तब भी छुट्टी मिलेगी। ये सिस्टम आपको बहुत सारी कंट्रीज में नजर नहीं आएगा। तो इंडिया फॉलो क्यों करता है, एक प्लूरल लीगल सिस्टम फॉलो क्यों करता है? एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है। हम जब पर्सनल लॉ पे बात करते हैं तो ये क्या है, इंडिया एक मल्टी रिलीजियस एंड कल्चरली डिवाइस सोसाइटी है, डाइवर्स सोसाइटी। आप चले जाएंगे इंडिया में, मशहूर बात कही जाती है कि 50 किलोमीटर पर यहाँ पर लैंग्वेज बदल जाएगी, लैंग्वेज न बदले एक्सेंट बदल जाएगा, खुदा बदल जाते हैं 50-60 किलोमीटर पर, लोग पूजना अलग अलग चीजों को शुरू कर देते हैं, एक ही मजहब के रहने वाले हैं, मानने वाले हैं। नॉर्थ में चले जाएं तो उनकी ईदें अलग हैं, साउथ में चले जाएं तो उनकी ईदें अलग है, ईस्ट में चले जाएं तो उनके फेस्टिवल्स अलग हैं। एक ही हिंदुइज्म है, लेकिन वो अपने फेस्टिवल्स भी अलग अलग रीजन्स में अलग अलग मनाते हैं। जब एक रिलीजियन के अंदर इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी हो सकती है, तो अलग अलग रिलीजियंस के मानने वाले जब इंडिया में होंगे और एक अच्छी खासी
पॉपुलेशन में होंगे तो इंडिया पर तो इसका इफेक्ट पड़ना ही है। तो हिस्टोरिकली फॉलो करते हैं यहाँ पर ओन फैमिली लॉस को। तो लीगल सिस्टम ने इस पूरे लीगल सिस्टम को रिकॉग्नाइज किया है। उसके रीजंस 3 लिखे हुए हैं आपकी स्क्रीन पर कि रिलीजियस फ्रीडम को प्रोटेक्ट किया जाए, कल्चरल ऑटोनॉमी को प्रिजर्व किया जाए और सोशल हार्मनी भी यहाँ पर मेंटेन हो, कोई इफेक्ट ना हो, किसी का के दिल को ना लगे कि मेरे दादा जो फेस्टिवल करते थे मैं आज लीगली वो फेस्टिवल नहीं कर सकता, उसको हर्ट ना हो, उसके सेंटिमेंट को परेशान ना किया जाए। इसलिए यहाँ इंडिया में पूरा लीगल सिस्टम है। कॉन्स्टिट्यूशन ने भी परमिशन दी है, कंटिन्यूएशन है। इंडिया अभी आगे की स्लाइड्स में बात आएगी, पर्सनल लॉ को कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स के साथ परमिशन दी गई है इंडिया में। फैमिली लॉ एक अलग से डिस्टिंक्ट लीगल डोमेन है। फैमिली लॉ और क्रिमिनल लॉ को अलग अलग करके समझना चाहिए। यहाँ पर उन लोगों के लिए जो इन चीजों पर उतना ज्यादा होल्ड नहीं रखते हैं या एक्सपर्टीज नहीं है, मैं उनके लिए एक स्लाइड ये बताना चाहता हूँ कि बाज़ मरतबा ये क्वेश्चन आता है कि मुसलमान इंडिया में फैमिली लॉ की बात करते हैं, क्रिमिनल लॉ की बात क्यों नहीं करते हैं। यानी ये कहते हैं कि भाई शादी, तलाक और इनहेरिटेंस वगैरह हमारी मर्जी से होना चाहिए, लेकिन हम मुसलमान कोई चोरी करे तो हाथ नहीं काटा जाएगा, हालांकि कुरान शरीफ में उसका भी जिक्र है, बदकारी करे तो पत्थर मार के खत्म नहीं किया जाएगा। तो ये सवाल उठता रहता है, तो उसका जवाब आपको ये स्लाइड में मिल जाएगा कि क्रिमिनल लॉ जो है वो ऑफेंसेस अगेंस्ट ए स्टेट है और कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो है वो कमर्शियल रिलेशनशिप है, वो जो कि कई लोगों के दरमियान ये चीज आ जाएगी। इसीलिए एक लॉ को हम फॉलो नहीं कर सकते, इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। इसलिए फैमिली लॉ चूंकि एक ही कम्युनिटी के अंदर आता है, फैमिली लॉ को अलग रखा गया है क्रिमिनल लॉ और कमर्शियल लॉ से। ये कोई पब्लिक कंडक्ट वाली बात नहीं है। और फिक़ही एतबार से इस्लामी सजाओं के, जो चोर की हाथ काटने की सजा है या जो भी सजाएं हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में ये है कि इस्लामिक रूल का होना जरूरी है। अगर इस्लामी हुकूमत है किसी इलाके में तो वहां पर ये चीजें जारी होंगी, क्योंकि वो सिर्फ एक पार्ट नहीं है बल्कि एक सीरीज है, बहुत सारी चीजें उससे कनेक्ट होती हैं। इसलिए इस सवाल का जवाब यही है कि हम जो मुतालबा करते हैं, डिमांड करते हैं इंडिया में मुस्लिम पर्सनल लॉ की और क्रिमिनल लॉ की डिमांड हम करना भी चाहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, हमें खुशी होगी अगर इस्लामिक क्रिमिनल लॉ को अगर इंडिया में इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, लेकिन अगर वो ना हो तो कम से कम जाती जिंदगी में तो हम इस्लाम पर मुकम्मल कानूनी तरीके से अमल करना चाहते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉ। मुस्लिम पर्सनल लॉ का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है? प्री कॉलोनियल प्रैक्टिस, अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ पर मुस्लिम रूलर्स थे, तो वो मुस्लिम कम्युनिटीज अपने मुस्लिम पर्सनल लॉ को फॉलो करती थी। कस्टमरी सिस्टम थे सारी मुल्क में, और शादी हो, तलाक हो, विरासत वगैरह हो, इस्लामिक लीगल प्रिंसिपल्स को उसमें फॉलो किया जाता था। लोकल कस्टम्स भी बाज़ जगहों पर माने जाते थे, लोकल कस्टम रिकॉग्नाइज थे। बस ये था कि रिलीजियस नॉर्म्स को वो इफेक्ट ना करें। जैसे आज भी निकाह का जो मसला है वो ईजाब और कबूल, यानी लड़के और लड़की को कबूल करने, महर के तय करने और काजी के ईजाब और कबूल पर बात खत्म होती है। लेकिन उसके साथ साथ आप देखिए हमारी शादियों में कितनी ज्यादा चीजें हैं जो लोकल कस्टम्स को लगी हुई हैं। बहुत सारी चीजें वो हैं जो पहले गैर मुस्लिम किया करते थे, लेकिन वो बाद में मुसलमानों की जिंदगी का हिस्सा बन गई है। तो ये शर्त के साथ कि वो रिलीजियस नॉर्म्स को के साथ कॉन्ट्राडिक्ट ना हो, उनको भी उस वक्त में कबूल किया गया था प्री कॉलोनियल प्रैक्टिस में। जब अंग्रेज आए हिंदुस्तान में, अंग्रेजों ने क्या किया? जो किताबें मिलती हैं, अंग्रेजों ने एक हद तक, अब मुकम्मल तो नहीं कह सकते, लेकिन एक हद तक उन्होंने एक पॉलिसी अपनाई थी नॉन इंटरफियरेंस की, कि हम मुदाखलत नहीं करेंगे लोगों के मजहबी उमूर में। अब ये अलग बात है कि उन्होंने अपनी क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए कितना एफर्ट लगाया इंडिया में और कितना पैसा बहाया, वो हमारे सेशन का मुद्दा नहीं है। लेकिन उन्होंने एक पॉलिसी अपनाई थी नॉन इंटरफियरेंस की, जो जाहिर भी थी, नजर भी आती थी कि हम इंडिया में रहने वालों के रिलीजियस अफेयर्स में इंटरफियर नहीं करेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ को फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया गया था, वही 3-4 चीजों में, मैरिज, डिवोर्स और इनहेरिटेंस में। और इसके लिए वो लोग किन चीजों को एक्सेप्ट करते थे? क्लासिकल इस्लामिक टेक्स्ट को और लीगल ओपिनियंस को, जो इस्लामिक लॉ को अप्लाई करते हैं। और इसी पर अंग्रेजों का जितना भी दौर चला है हमारे मुल्क में, यही चीजें हमें नजर आती हैं। कोर्ट्स जो थी उस जमाने में, वो ब्रिटिश इंडियन कोर्ट्स मुस्लिम पर्सनल लॉ को मुस्लिम्स पर और हिंदू लॉ को हिंदूज पर अप्लाई करती थी। और बाज मरतबा उन इश्यूज को हैंडल करने के लिए काजियों को,
मौलवी हजरात और इस तरह लीगल जो वर्क्स थे, लीगल बुक्स थी, उनको भी ट्रांसलेट किया जाता था अंग्रेजों के ज़माने में, उससे भी हेल्प ली जाती थी और उसको फिर इम्प्लीमेंट किया जाता था। इन चीज़ों ने क्या किया, एक कंटिन्यूएशन का फाउंडेशन रखा मुस्लिम पर्सनल लॉ का इंडिपेंडेंस के बाद भी। यानी जो मुस्लिम रूलर्स थे अंग्रेजों के आने से पहले और अंग्रेजों के जाने के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसमें एक बहुत बड़ा गैप आ सकता था अगर अंग्रेज यानी ब्रिटिशर्स अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ में इंटरफियर कर देते तो वो कंटिन्यूटी बाकी न रहती। तो अंग्रेजों ने जो काम किया था कि नॉन इंटरफियरेंस की जो पॉलिसी अपनाई, मुस्लिम रूलर्स के जमाने से लेकर कॉन्स्टिट्यूशन के आने और इंडिपेंडेंस के आने तक वो चीजें चलती रही, जिसके असरात, जिसके इफेक्ट्स हमें इंडिपेंडेंट इंडिया में भी नजर आते हैं। पोजीशन बिफोर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से पहले जो कवानीन बने हैं, जो एक्ट्स बने हैं, उसका भी एक नजर डाल लेते हैं हम कि इंडिया में जो कॉलोनियल कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स थे उसमें पॉलिसी जो अपनाई थी उन्होंने लीगल प्लूरलिज्म की अपनाई थी और इंटरफियरेंस को रिलीजियस और सोशल लाइफ में उन्होंने अवॉइड किया था। एक एक्ट बना है और इसके बगैर हमारा सेशन कंप्लीट ही नहीं हो सकता था, शुरू ही नहीं हो सकता था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कि जब अंग्रेजों ने ये सोच लिया था कि हमें इंडिया छोड़कर जाना है और जब उन्होंने कवानीन बनाने शुरू की कि हमारे बाद इंडिया कैसा रहेगा, उन्होंने गोया पूरी दुनिया पे ये जाहिर किया था कि इंडिया एक छोटे बच्चे की तरह है, छोड़ के जाऊंगा तो रोना शुरू कर देगा। तो उन्होंने क्या किया कि इसके लिए हम खिलौने जमा करके जाएंगे, ये कहाँ खेलेगा, कहाँ पढ़ेगा, ऐसे ट्रीट किया उन्होंने इंडिया को। जब पढ़ते हैं हिस्ट्री तो बहुत ताज्जुब भी होता है, बाज़ मरतबा हंसी भी आ जाती है कि इंडिया इतनी ज्यादा रिच हिस्ट्री रखता है, इसके बावजूद उन्होंने इंडियंस को इंडिया चलाने के तरीके सिखाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क था जो ब्रिटिश इंडिया के लिए, उसमें प्रोविंसेस वगैरह जो लेजिस्लेटिव पावर्स थे, जो एक बेस बना इंडिया के फ्रीडम का। और फिर उन्होंने क्या किया, दूसरे कवानीन बनाए, मुस्लिम लॉ को मुस्लिम्स के साथ, हिंदू लॉ को हिंदू लॉज के साथ रखा और जो सिविल कोर्ट्स थे, सिविल कोर्ट्स को भी इस बात का पाबंद बनाया था कि वो शादी, तलाक, मेंटेनेंस और इनहेरिटेंस के मसलों में मुस्लिम रूल्स को ही फॉलो करें। अब इसके बाद बारी आती है मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937। ये एक अहम चीज है, इसके बगैर भी हमारा सेशन बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हो सकता है। 1935 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ था तो फिर सबको फिक्र हुई कि भाई ये जब इंडिया आजाद होने के रास्ते पर चल पड़ा है तो आजाद हिंदुस्तान में मुस्लिम पर्सनल लॉ की क्या शक्ल होगी। उसके लिए कानून पास किया गया था मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट। शरीयत एप्लीकेशन एक्ट है, उसको मुस्लिम पर्सनल लॉ भी कहा जाता है, जिसमें कई कवानीन रखे गए हैं। बहुत छोटा एक्ट है, आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं उसको। और जैसा मैंने कहा कि मैं इस बार बार दोहराता रहूंगा कि हम में से बहुत सारे वो हैं जो इस पर बोल भी चुके होंगे और लिख भी चुके होंगे। तो ये एक्ट इंप्लीमेंट किया गया इस बात को इंश्योर करने के लिए कि मुस्लिम्स को उनके पर्सनल मैटर्स में ये कानून उनके हाथ में दिया जाए। इस एक्ट ने क्या डिक्लेयर किया कि शादी हो, डिवोर्स हो, इनहेरिटेंस हो, वक्फ हो, और इन चीजों में इस शर्त के साथ प्रोवाइडेड दैट पार्टीज आर मुस्लिम्स, दो पार्टीज हैं वो मुस्लिम्स अगर हैं तो इसी शरीयत एप्लीकेशन एक्ट को वो फॉलो करेंगे। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह शरीयत एप्लीकेशन एक्ट इंडिया में चल रहा है। दिस एक्ट एक्सटेंड द लीगल आइडेंटिटी ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉ। इस एक्ट की वजह से जो मुस्लिम्स की लीगल आइडेंटिटी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुई, उनको एक कानून मिला, एक एक्ट मिला जिसकी बेस पर आप ये कह सकते हैं कि तहफ़्फ़ुज़ मिला कि आज़ादी के बाद भी उनके कवानीन को नहीं छोड़ा जाएगा। सिग्निफिकेंस ऑफ द 1937 एक्ट, पहले कस्टम्स में बात होती थी लेकिन अब रिलीजियन बेस्ड पर्सनल लॉ आ गए। यानी पहले ये होता था कि कोई चीजें मजबूती से लिखी हुई नहीं है, लेकिन 1937 एक्ट ने ये स्पेसिफाई कर दिया कि भाई इन्हीं चीजों में मुस्लिम अपने मैटर्स को हैंडल करेंगे और पार्टी से अगर मुस्लिम्स हैं और इन मैटर्स में शरीयत को फॉलो किया जाएगा। अनसर्टेनिटी खत्म हो गई और जो कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने से पहले एक रिकॉग्निशन मिल गया मुस्लिम पर्सनल लॉ को। ये पॉइंट बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में आया, उस 1950 के कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले हमारा जो 1937 का शरीयत एप्लीकेशन एक्ट था उसको एक रिकॉग्निशन मिल चुका था और स्ट्रॉन्ग रिकॉग्निशन मिल चुका था, रीसेंट रिकॉग्निशन मिल चुका था, और वही लॉ कंटिन्यू होते रहे
और कुछ वो लॉस वो थे जिनको रिपील कर दिया गया। लेकिन 1937 एक्ट जो है वो एप्लीकेबल रहा 1950 के बाद भी। आजादी हो गई 15 अगस्त 1947 1947 को। अब ये जो कॉलोनियल रूल था हमारा, अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस में आ गया। डेमोक्रेसी बन गई इंडिया 1950 में, और जितने एग्जिस्टिंग लॉज थे उनको कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी के अंदर रख दिया गया। और पर्सनल लॉज को इंडिपेंडेंस के बाद अबॉलिश नहीं किया गया, खत्म नहीं किया गया, बल्कि उनको ये कहा गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटनी के लिए के साथ काम करेंगे। दे वर सब्जेक्टेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटनी। यानी एक पैमाना बना दिया गया, एक स्टैंडर्ड बना दिया गया कि जितने पर्सनल लॉस होंगे उनको कॉन्स्टिट्यूशन की रोशनी में देखा जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन की रोशनी में अगर वो सही रहें तो उनको आगे बढ़ाया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन की रोशनी में वो सही रहें तो उनको आगे बढ़ाया जाएगा, बाकी रखा जाएगा, वरना फिर अबॉलिश कर दिया जाएगा। लेकिन ये जो एग्जाम था, इस एग्जाम को भी मुस्लिम पर्सनल लॉ ने पास किया, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट ने, और इंडिपेंडेंस के बाद भी और कॉन्स्टिट्यूशन की इम्प्लीमेंटेशन के बाद भी शरीयत एप्लीकेशन एक्ट बाकी रहा। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या हो गया इंडिपेंडेंस के बाद? आर्टिकल 372 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यूड ऑल लॉज इन फोर्स बिफोर 1950 मुस्लिम पर्सनल लॉ इंक्लूडिंग द 1937 एक्ट कंटिन्यूड टू ऑपरेट। इस कंटिन्यूटी ने क्या इंश्योर किया था? लीगल स्टेबिलिटी होगी, सोशल ऑर्डर होगा और रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। जितनी डाइवर्सिटी आपको इंडिया में नजर आएगी सबकी रेस्पेक्ट की जाएगी और किसी के जाती मामलात में बिल्कुल भी अंधाधुंध मुदाखलत नहीं कर दी जाएगी। कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये भी बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, एफआर और एफडीज हैं, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें जो आजादियां दी गई हैं, ये बेसिक राइट्स हैं जिसकी गारंटी ली गई हर शहरी के साथ। हर शहरी को, हर सिटीजन को यह बताया गया कि तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा जाएगा। हम जब बात करते हैं चैलेंजेस की, मुस्लिम पर्सनल लॉ को इंडिया में जो चैलेंजेस है, उन चैलेंजेस को समझने के लिए मैं समझता हूं कि फंडामेंटल राइट्स को समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बाद में चलकर इन फंडामेंटल राइट्स ने वो इश्यूज खड़े किए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फंडामेंटल राइट्स गलत थे, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि फंडामेंटल राइट्स की वजह से कुछ लोगों को जो बोलने का मौका मिला, कोर्ट्स को इंटरफियरेंस का जो मौका मिला, दखल अंदाजी का जो मौका मिला, या फिर हम जो देखते हैं केस लॉस, जो हमें ये महसूस होता है कि ऐसे नहीं होने चाहिए, उन सारी चीजों की बुनियाद कहीं ना कहीं जाकर फंडामेंटल राइट्स पर आकर टिकती है। और आगे के स्लाइड्स में आपको इसका थोड़ा बहुत अंदाजा होगा इंशाल्लाह कि फंडामेंटल राइट्स, इसको जो बेसिक्स थे, इनकी गारंटी दी गई हर सिटीजन को कि भाई आपको आपकी जो जाती जिंदगी है, आपकी डिग्निटी, आपकी रेस्पेक्ट, ये मुकम्मल दी जाएगी और इक्वालिटी होगी सारे कानून के सामने, कॉन्स्टिट्यूशन के सामने। और इस फंडामेंटल राइट्स ने एक काम तो ये किया कि स्टेट पावर को लिमिट कर दिया। यानी अब हमारी जो पार्लियामेंट है या स्टेट की असेंबलीज है, वो ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो या फंडामेंटल राइट्स को वो इंटरफियर कर रही हो, हर्ट कर रही हो। ऐसा कोई कानून ना यूनियन ऑफ इंडिया बना सकती है, ना कोई स्टेट असेंबली बना सकती है। इसी तरह आर्बिट्री एक्शन से भी प्रोटेक्शन मिल गया फंडामेंटल राइट्स की वजह से। और खुलासा क्या निकला? एनी लॉ इंक्लूडिंग पर्सनल लॉ मस्ट बी एग्जामिन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशनल कंटेक्स्ट। जैसे मैंने बताया कि आगे चलकर इन्हीं बुनियादों पर और इसी बेस पर वो चीजें हमें देखने को मिली हैं जो हम आज देख रहे हैं, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मसला हो या फिर मेंटेनेंस का मसला हो, कहीं ना कहीं जाकर ये फंडामेंटल राइट से आकर जुड़ते हैं। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजियन गारंटीज फ्रीडम ऑफ कंसाइज, और इसी तरह प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजियन, हमें सिर्फ अमल करने की इजाजत नहीं देता बल्कि इसकी तरवीज और इशाअत की, तबलीग की भी इजाजत देता है। लेकिन साथ में पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ इसके साथ में लगाए गए हैं। और ये स्टेट रेगुलेशन को सेकुलर एक्टिविटीज जो रिलीजियन के साथ एसोसिएट हैं उसको रेगुलेट करने के स्टेट को ये राइट्स देता है।
यानी एक तरफ तो ये कहा गया है कि हर शहरी को इंडिया के अपने मुस्लिम पर्सनल लॉ पर मुकम्मल अमल करने की इजाजत है, साथ में गवर्नमेंट को ये भी इख्तियार दिया गया कि वो इन बुनियादों पर पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ की बेस पर रेगुलेट करना चाहे। देखिए, रेगुलेशन अलग चीज है, इंटरफियरेंस अलग चीज है, अबॉलिश करना अलग चीज है, चेंज करना अलग चीज है, रेगुलेट करना अलग चीज है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने रेगुलेट करने के पावर्स दिए हैं स्टेट को। रिलीजियस डिनोमिनेशंस, इन्होंने क्या किया कि रिलीजियस डिनोमिनेशंस हैं, इन्होंने मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, मजहबी मामलात मुकम्मल हम कर सकते हैं अपने हाथों में, इसकी इजाजत दी है। और प्रॉपर्टी हम अपनी खुद देख सकते हैं, उसकी भी हमें इजाजत दी गई। जी जाहिद साहब, आप हैं कुछ हमारे पार्टिसिपेंट्स हैंड रेस कर रहे हैं, कुछ इशू होगा। जी कोई इशू है तो आप मैसेज कर सकते हैं, मैसेज बॉक्स ओपन है, माइक शायद बंद है। अगर आवाज वगैरह का इशू है या कोई चीज आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, मैं लिख जी। इंडिपेंडेंस के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है उसमें हम बात कर रहे थे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ इज लिंक टू रिलीजियस प्रैक्टिसेस स्पेशली इन फैमिली मैटर्स। नॉट एवरी पर्सनल लॉ रूल इज ऑटोमेटिकली रिलीजियस एसेंशियल। ये दो चीजें हैं बेसिक्स जिसको समझने की जरूरत है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कोर्स की नजर में मुस्लिम पर्सनल लॉ का मतलब है कि जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस के साथ लगी हुई हैं, फैमिली मैटर्स के साथ जिनका कनेक्शन है। और साथ में कॉन्स्टिट्यूशन ने और कोर्ट ने, लीगल सिस्टम ने ये बात भी कही है कि हर पर्सनल लॉ एक रिलीजियस एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं बन जाता है। जो ईआरपी की जो टर्म हम इस्तेमाल करते हैं, एसेंशियल लीगल रिलीजियस प्रैक्टिस, ईआरपी करके, तो अदालतों ने और कोर्ट के सिस्टम ने ये कहा कि हम ये मानते हैं कि बहुत सारी चीजें वो हैं जो मुस्लिम पर्सनल लॉ में हैं, उससे इनकार नहीं है, लेकिन ये कहना गलत है उनकी नजर में कि मुस्लिम पर्सनल लॉ की हर चीज वो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। अब एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस के स्टैंडर्ड पर मुस्लिम पर्सनल लॉ की बहुत सारी चीजें तोल कर देखी जाने लगी, और जो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में नहीं आता गया उसको मुस्लिम पर्सनल लॉ से ही निकाल दिया गया। ये एक अलग चीज है जिस पर बहुत ज्यादा गौर करने की जरूरत है। कोर्ट्स एग्जामिन करते हैं कि ये प्रैक्टिस रिलीजियस है या नहीं, रिलीजियस है तो एसेंशियल है या नहीं, एसेंशियल है तो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करती है या नहीं। अब इन तीन बातों के सवाल के जवाब में, इन तीन सवालों के जवाब में आपको वो सारी तस्वीर, वो सारी पिक्चर सामने आ जाएगी जो हम अपनी कोर्स में देखते हैं कि जो भी चीज कोर्ट के सामने पेश होगी, तो चैलेंजेस भी हम कह सकते हैं, उसको तीन स्टैंडर्ड पर डालकर देखा जाएगा। पहली चीज तो ये देखी जाएगी कि जो मुद्दा, जो इशू हमारे सामने आया है वो रिलीजियस है या नहीं, वो इस्लामिक टेक्स्ट से या किताबों से वो कंफर्म करेंगे कि ये रिलीजियस है या नहीं। दूसरी चीज, रिलीजियस है तो एसेंशियल है या नहीं। जैसे टोपी बहुत सारे लोग कहते हैं कि एसेंशियल नहीं है, उसके बगैर भी मुसलमान मुसलमान ही रह सकता है। कोर्ट ने तो यहाँ तक कह दिया कि मर्द बगैर दाढ़ी के भी मुसलमान है, दाढ़ी के साथ ही मुसलमान है, ऐसा नहीं है। तो रिलीजियस चीज है लेकिन एसेंशियल नहीं है। अब इसकी बेस पर कुछ अदालतों की तरफ से ऑर्डर्स आए उन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए जो बीएड रखना चाहते थे, लेकिन ये कह दिया गया कि भाई रूल्स आपको परमिशन नहीं देते हैं, या तो आप नौकरी छोड़ दीजिए या फिर रूल को आप फॉलो करिए। तो रिलीजियस हो, रिलीजियस के साथ एसेंशियल हो, एसेंशियल के साथ कोर्ट्स ने ये देखा कि वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करती या नहीं करती। अब इन तीन चीजों को आप समझ लेंगे तो अंदाजा होगा कि हमारी कोर्ट्स की तरफ से जो ऑर्डर्स आए हैं या जजमेंट्स आए हैं, उनका नजरिया, उनकी थिंकिंग उसके पीछे क्या थी। अब यहां पर टेंशन शुरू हो गई है पर्सनल लॉ और फंडामेंटल राइट्स के बीच में। एक जो पक्का मुसलमान है, पक्का मुसलमान का मतलब ये है कि जो इस बात पर मुकम्मल यकीन रखता है कि मेरी कुरान और हदीस में जो बताया गया है वो 100% सही है, उसमें ना तब्दीली हो सकती है, ना उसको किसी और चीज से रिप्लेस किया जा सकता है। अब वो ये कहेगा कि फंडामेंटल राइट्स गलत हो सकते हैं लेकिन मेरी शरीयत गलत
नहीं हो सकती है। लेकिन इन दोनों मुद्दों को सामने रखते हुए जो हमारे सामने इश्यूज आ गए, कैन पर्सनल लॉ वायलेट फंडामेंटल राइट्स? क्या ऐसा भी कोई पर्सनल लॉ होगा जो इंडिया के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर दे? तो कोर्ट्स ने देखना शुरू किया कि भाई ये कैसा पर्सनल लॉ है जो किसी के फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, इसलिए हम उस पर्सनल लॉ को या उस पर्सनल लॉ के उस इशू और मैटर को नहीं मानेंगे। अब एक टेंशन शुरू हो गई है उन लोगों के बीच में जो पर्सनल लॉ को ही सबसे ऊपर रखना चाहते हैं, फंडामेंटल राइट चाहे वो सेकेंडरी हो जाए, और वो लोग जो ये कहते हैं कि फंडामेंटल राइट सबसे ऊपर रहेंगे चाहे पर्सनल लॉ उसके नीचे हो जाए। अब डिफरेंट अप्रोचेस हुए कोर्ट्स के ओवर द टाइम, लेकिन इशू जो है वो कॉम्प्लेक्स रहा, इवॉल्विंग रहा और कंटेक्स्ट स्पेसिफिक रहा। चाहे वो तलाक का मसला हो, इनहेरिटेंस का, या फिर आप कह सकते हैं कि अडॉप्शन का मसला है, या फिर दूसरे जो इश्यूज हमारे सामने आते हैं पर्सनल लॉ के रिलेटेड, बच्चों के कस्टडी का मसला है, इन सारी चीजों में अलग अलग अप्रोचेस हमारे कोर्ट्स के ओवर द टाइम रहे। अच्छा, इक्वालिटी वर्सेस रिलीजियस फ्रीडम, ये भी समझना चाहिए कि आर्टिकल 14 और 15 ने इक्वालिटी बिफोर द लॉ कहा, लॉ के सामने सब बराबर रहेंगे। मेंटेनेंस के बारे में ये चीज समझ में आती है हमें कि मेंटेनेंस के बारे में जब कोर्ट का ऑर्डर आता है कि सेक्शन 125 सीआरपीसी जो मेंटेनेंस की बात कहता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात कहता है, यानी लॉ के सामने सब बराबर रहेंगे चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम। तो मेंटेनेंस की बात आएगी, मेंटेनेंस चूंकि लॉ की एक चीज है तो यहाँ पर भी इक्वालिटी रहेगी और डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा कि कानून मुस्लिम के लिए एक है, नॉन मुस्लिम के लिए एक। इसलिए दानियाल लतीफी वाले केस में हम देखते हैं कि कोर्ट ने पार्लियामेंट के बने हुए कानून को भी ओवरराइड कर दिया, लेकिन टेक्निकली ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल की कि पार्लियामेंट का बना हुआ कानून भी अपनी जगह पर रहा और उसको उन्होंने ऐसा समझाया लोगों को और कि भाई लॉ के सामने दो सबके सब इक्वल हैं, इसलिए कोई तफरीक दोनों के दरमियान नहीं की जाएगी। जेंडर जस्टिस की बात आती है और इसी तरह इक्वल प्रोटेक्शन की बात आती है। अब कोर्ट्स ने कोशिश की कि इक्वालिटी प्रिंसिपल्स बनाए जाएं सबके लिए और रिलीजियस ऑटोनॉमी भी बाकी रहे। आर्टिकल 44 जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रोविजन है, इसका स्कोप क्या है? आर्टिकल 44 एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। अब इसको हम समझते भी हैं, डीपीएसपी का एक पार्ट है। ये कहता है कि रियासत यानी हुकूमत आगे चलकर अपने शहरियों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाएगी ताकि सबके लीगल मैटर्स, खासतौर से जो पर्सनल लीगल मैटर्स हैं, वो एक ही तरीके पर चलते रहे। लेकिन साथ में ये समझना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पिरेशन था, एनफोर्सिएबल मैंडेट नहीं था। यानी ये नहीं कहा गया कि लाजिमन ही करना ही है, बल्कि ये कहा गया कि आगे चलकर अगर हालात बनते हैं तो ऐसी सूरत में यूसीसी को इम्प्लीमेंट किया जाए। अब नेचर ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है कि फंडामेंटल इन गवर्नेंस है, नॉट इन्फोर्सिएबल बाय कोर्ट्स। कोर्ट्स इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, ये काम पार्लियामेंट का है। और लेजिस्लेटिव पॉलिसी और सोशल रिफॉर्म्स इनिशिएटिव्स, कोर्ट जो है स्टेट को मजबूर नहीं कर सकते हैं आर्टिकल 44 को इम्प्लीमेंट करने के लिए। हमने देखा है कई जजमेंट्स में, आपने भी देखा होगा, कोर्ट्स रिक्वेस्ट करती हैं या बार बार पार्लियामेंट को या इंडियन गवर्नमेंट को उनकी तरफ से कहा जाता है, कोर्ट्स की तरफ से, कि आर्टिकल 44 को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिशें की जाए। आर्टिकल 44 वर्सेस फंडामेंटल राइट्स, जब शरीयत फंडामेंटल राइट को खत्म नहीं कर सकती है तो आर्टिकल 44 फंडामेंटल राइट्स को कैसे खत्म कर सकता है? तो एक तीन चीजों का एक्सिस बन गया है हमारे पास। एक तरफ है आर्टिकल 44 जो यूसीसी की बात कहता है, एक तरफ है फंडामेंटल राइट्स जो सिटीजन्स के बेसिक रिलीजियस फ्रीडम की बात कहता है, और तीसरी तरफ है मुस्लिम पर्सनल लॉ जो शरीयत एप्लीकेशन यानी शरीयत के प्रोटेक्शन की बात कहता है। तो आर्टिकल 25 में रिलीजियस फ्रीडम की बात की गई, आर्टिकल 26 में रिलीजियस डिनोमिनेशंस की बात कही गई। अब ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये फंडामेंटल राइट्स को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लीगल एक्सपर्ट्स ने ये बात कही है कि आर्टिकल 44 में यूसीसी की बात जरूर कही गई, लेकिन आर्टिकल 44 को इम्प्लीमेंट करते हुए हम फंडामेंटल राइट्स को नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो जो भी यूसीसी आएगा उसका रिलीजियस फ्रीडम का रेस्पेक्ट करना जरूरी है और कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटनी को पास करे, तभी जाकर आर्टिकल 44 हो या यूनिफॉर्म सिविल कोड हो वो इंडिया में इम्प्लीमेंट हो सकता है।
यूसीसी क्या नहीं है? यूसीसी एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमांड नहीं है, ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल भी नहीं है, कोर्ट्स की तरफ से एनफोर्स भी नहीं हो सकता है। और खास तौर से समझना चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा कोई टूल नहीं है जो पर्सनल लॉ को ओवरनाइट इनवैलिडेट कर दे। यानी रात के 12 बजे या सुबह के 6 बजे पार्लियामेंट यूसीसी को इंप्लीमेंट करने की बात कहे तो यूसीसी ये कोई टूल नहीं है जो पर्सनल लॉ को ओवरनाइट इनवैलिडेट कर देगा। बल्कि यूसीसी का मतलब ये है कि भाई ऐसा कोई सिस्टम बनाया जाए फंडामेंटल राइट्स को सामने रखते हुए जिसमें सबकी रिलीजियंस की रेस्पेक्ट भी हो, और कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए, जाहिर बात है इन दोनों चीजों को साथ रखना नामुमकिन है। अब बात कर लेते हैं हम जुडिशियल इंटरवेंशन इन मुस्लिम पर्सनल लॉज की। अब इंडिया के जो कोर्ट्स हैं वो फ्रीक्वेंटली ऐसे जजमेंट्स वो दे देते हैं जिसकी वजह से डिस्प्यूट्स हो जाते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ को लेकर, और हुआ भी है। बहुत से ऐसे केसेस है जिसके बारे में मैं और आप अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन जुडिशियल इंटरवेंशन से एक बात ये समझ में आती है कि जुडिशियल इंटरवेंशन ये पर्सनल लॉ को अबॉलिश करने के लिए नहीं किया गया था, वो किसी स्पेसिफिक केस में कहा गया और बाद में जाकर वो एक लीगल प्रेसिडेंट बन गया, लेकिन उनका मकसद पर्सनल लॉ को खत्म करना नहीं था। मैं यहाँ पर जो जजमेंट्स हमारे कोर्ट की तरफ से आए उनको डिफेंड नहीं कर रहा हूं, बल्कि उनको एक्सप्लेन कर रहा हूं। हो सकता है कि एक्सप्लेन करने में ऐसा नजर आए कि मैं डिफेंड कर रहा हूं, डिफेंड करने की बात नहीं है। बात यह है कि उन्होंने ऐसे जजमेंट्स क्यों दिए। पीछे भी हमने देखा है कि कोर्ट्स की जो जिम्मेदारी थी वो ये थी कि फंडामेंटल राइट्स भी किसी के हर्ट ना हो और पर्सनल लॉ भी बाकी रहे। कोर्ट्स के पास जो पावर होते हैं वो आर्टिकल 13 है, जुडिशियल रिव्यू, बहुत एक स्ट्रांग पावर उनको दिया गया है। फंडामेंटल राइट्स का फ्रेमवर्क होता है। इन दो चीजों को सामने रखते हुए जुडिशियल इंटरवेंशन हमें अपने पर्सनल लॉ में नजर आता है। इशू कब होता है? जब इक्वालिटी इफेक्ट होती है और डिग्निटी या लिबर्टी किसी की खत्म की जाती है। यानी कोर्ट्स के सामने ये बात होती है कि हमारे जजमेंट से किसी की इक्वालिटी तो इफेक्ट नहीं हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, पहले जो 125 सीआरपीसी का जो सेक्शन था, उस सेक्शन के अंडर में किसी मुस्लिम खातून ने, मुस्लिम वुमेन ने अपने मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन फाइल की कोर्ट में। अब कोर्ट के सामने इश्यूज ये आए, अगर हम ये कहें कि एक मुस्लिम खातून को उसकी इद्दत के बाद मेंटेनेंस नहीं मिलेगा तो इक्वालिटी इफेक्ट होगी, और अगर ये हम जजमेंट दें कि उनको इद्दत के बाद भी मिलेगा मेंटेनेंस तो नतीजे में पर्सनल लॉ को इफेक्ट होगा। तो उन्होंने बीच का रास्ता निकालने की पूरी कोशिश की, लेकिन हम ये जानते और समझते भी हैं कि नतीजे में पर्सनल लॉ पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है। कोर्ट्स इंटरवीन क्यों करते हैं? जाहिर बात है, बेसिक बात तो यही है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वही है कि जब जाएंगे उनके पास जवाब पूछने के लिए, हल तलाश करने के लिए, तो उनकी तरफ से तो वही हल मिलेगा जो उनके पास है। जिसके पास जो सोल्यूशन होता है वो उसका सोल्यूशन देता है। उनको ये लगा कि अगर हम पर्सनल लॉ को सामने रखते हुए फैसले सुनाएंगे तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो जाएंगे, तो उन्होंने न्यूट्रल आर्बिटर्स बनने की कोशिश की और रिलीजियस अथॉरिटीज बनकर फैसले नहीं सुनाए। यानी हम आसान अल्फाज में ही कह सकते हैं कि उन्होंने दोनों चीजों को बैलेंस करने की कोशिश की हमारी कोर्ट्स ने, लेकिन वो रिलीजियस अथॉरिटी बनकर उन्होंने फैसला नहीं सुनाया। इन थोड़ी चीजों को स्किप करते हुए जो की केस लॉस है मुस्लिम पर्सनल लॉ के, उसको हम देख लेते हैं। जो मशहूर और बहुत ज्यादा फेमस केस है मेंटेनेंस को लेकर, वो अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम, 1985 का केस है, बहुत ज्यादा है और ये केस स्टडी रही है हर लॉ स्टूडेंट की। एक मुतल्लका खातून थी, उन्होंने अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस क्लेम किया था। हस्बैंड ने आर्गू किया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के लिमिट्स हैं और ये सिर्फ इद्दत तक दिए जाएंगे, और लीगल क्वेश्चन ये था कि कैन ए मुस्लिम वुमन क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेकुलर क्रिमिनल लॉ, कि क्या एक मुस्लिम खातून सेकुलर क्रिमिनल लॉ के अंडर में मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, नहीं कर सकती। बहुत स्ट्रांग क्वेश्चन आ गया कोर्ट के सामने। अब कोर्ट ने क्या किया? वही बात जो मैंने इससे पहले कही कि इक्वालिटी होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। तो 125 सेक्शन 125 को उन्होंने अप्लाई किया ऑल सिटीजन्स पर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन।
चाहे कोई भी मजहब के मानने वाले हो, 125 सेक्शन ये एप्लीकेबल होगा। और मेंटेनेंस को क्या किया, ये डिस्ट्रीब्यूशन और वेग्रेंसी को प्रिवेंट करने के लिए, यानी वो खातून कहाँ जाएगी, वो किस तरफ भटकेगी, वो किससे अपना खर्चा मांगेगी, ये सामने रखते हुए कोर्ट ने फैसला सुनाया कि भाई इनको तो इनकी जिंदगी तक, या तो वो जब तक वो शादी नहीं कर लेते या जब तक जिंदा रहेंगे, शौहर पर जरूरी है कि वो पैसा दे। जी, इस जजमेंट का इफेक्ट क्या हुआ, एक फिगर हो गया था, नेशन वाइड डिबेट हो गया, और जो जानते हैं, जो हिस्ट्री पर जिनकी नजर है, पॉलिटिकल और सोशल रिस्पांस भी बहुत ज्यादा आया। नतीजे में पार्लियामेंट ने कानून पास किया, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986, जिसमें ये कहा गया कि मेंटेनेंस सिर्फ इद्दत तक मिल सकता है, उसके बाद नहीं मिल सकता। लेकिन इसके बाद बात आई दानिया लतीफी यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में, और दरमियान में बहुत ज्यादा केसेस आए, लेकिन इस केस में रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन, इनको सामने रखते हुए जो कानून बना था, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ डिवोर्स राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट का, उसको कोर्ट्स ने ये किया कि रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन, इसको सामने रखते हुए दानिया लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि जो कानून पार्लियामेंट से पास हुआ है वो सब पर एप्लीकेबल नहीं होगा, और रीजनेबल होना चाहिए, फेयर प्रोविजन होना चाहिए। इसलिए उन्होंने अपना पुराना जजमेंट जो शाबानो केस में दिया था 1985 में, उसी को उन्होंने कंटिन्यू किया, और ये कहा कि भाई मुस्लिम वुमेन तलाक होने के और इद्दत के बाद भी अपने शौहर से मेंटेनेंस को ले सकती है। इसी तरह का मिलता जुलता केस इकबाल बानो वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2007 का केस है। इसमें भी यही बात कही गई कि मुस्लिम वुमेन कैन क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी, और सीआर 125 सीआरपीसी को सेकुलर कर दिया गया और इंडिपेंडेंट ऑफ पर्सनल लॉ से बिल्कुल भी अलग कर दिया गया। और ये जो 3-4 केसेस हैं, चाहे वो शमीम आरा केस हो या दानिया लतीफी का केस हो, इकबाल बानो केस हो, यहाँ पर कोर्ट्स ने जो स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की है वो रिफॉर्मेटिव अप्रोच था उनका, ये जो हमें समझ में आता है। और फोकस कहां पर था, फेयरनेस पर था, रीजनेबलनेस पर था, और प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन। जो उन्होंने कहा और जिस रोशनी में कहा वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। और इसके बाद हम बात करते हैं ट्रिपल तलाक की, जो बहुत ज्यादा फेमस केस है, शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का केस है। अब कोर्ट के सामने इस केस में भी जो इश्यूज आए कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है या नहीं है, ईआरपी, उसी स्टैंडर्ड पर ट्रिपल तलाक को तोला गया, और ये आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 को वायलेट करता है या नहीं करता है। वेदर कोर्ट्स कैन टेस्ट पर्सनल लॉ प्रैक्टिसेस अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्वेश्चन भी कोर्ट के सामने आ गया। अब कोर्ट में जो 3:2 मेजॉरिटी के साथ जो जजमेंट आया है, 5 जजेस की जो बेंच थी, जिसके बारे में हम तफसील से जानते भी हैं, जिसमें 3 जजेस ने ये कहा कि ट्रिपल तलाक ये गैर कानूनी है, ये नहीं हो सकती है भाई, और इस्लामिक फेथ में इसको एसेंशियल नहीं माना गया है। अब ये जो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, ये भी एक अलग सब्जेक्ट है जो इसको समझने की जरूरत है कि क्या सोचा जाता है और किस नजरिए से इसको देखा जाता है। कोर्ट का बोलना यह था कि भाई तलाक देने के तो बहुत दूसरे तरीके भी हैं, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि यही एक तरीका होता है शादी खत्म करने का, तो हम शायद इसको कंसिडर भी करते हैं, लेकिन शादी खत्म करने के दूसरे तरीके भी हैं, तलाक हसन भी है, तलाक अहसन भी है, और फिर इस 3 तलाक को शरीयत ने खुद बुरा माना है। नतीजे में उन्होंने 3 तलाक को ही कहा कि भाई अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, नहीं हो सकता है, इससे डिग्निटी भी इफेक्ट होती है, इक्वालिटी भी खत्म होती है। लेकिन शायरा बानो केस ने मुस्लिम पर्सनल लॉ को अबॉलिश नहीं किया, और तलाक के जो दूसरे तरीके हैं, चाहे वो तलाक अहसन हो, तलाक अहसन हो, वो अनअफेक्टेड ही रहे। पार्लियामेंट में फिर कानून बनाया गया, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट के नाम से 2019 में। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को एक क्रिमिनल एंगल भी दिया गया, और फिर एक डिस्प्यूट भी शुरू हो गया सिविल डोमेन से क्रिमिनल लॉ की तरफ। इसके बाद हम कुछ बात कर लेते हैं प्रेजेंट सिनेरियो की।
प्रेजेंट सिनेरियो इंडिया में क्या चल रहा है। ये पर्सनल लॉस लीगली रिकॉग्नाइज तो है इंडिया में, उससे इनकार नहीं, लेकिन आप कह सकते हैं कि एक बहुत ज्यादा इसको चेंज कर दिया गया। चाहे वो तलाक की बात हो, आप देखते हैं तलाक के बारे में ट्रिपल तलाक इनवैलिड हो गई है, और अभी जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है तलाक हसन को भी खत्म करने का, शायद आप में से बहुत सारे लोगों की नॉलेज में ये बात हो कि केस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है कि भाई तलाक की सारी शक्लों को, तलाक के सारे फॉर्म्स को कोर्ट के अंदर ला लिया जाए। लेकिन जब तक उसका जजमेंट नहीं आता है, ट्रिपल तलाक खत्म कर दी गई, मेंटेनेंस में दखल अंदाजी हो गई है, लीगल मैरिज एक्ट के, लीगल मैरिज एज के बारे में भी हम देखते हैं कोर्ट की तरफ से ऑर्डर्स हैं। यानी पर्सनल लॉ तो बाकी है, लेकिन उसमें वो बात बाकी नहीं रही कि मुकम्मल मुस्लिम पर्सनल लॉ पर ही हम कोर्ट में अमल करते हैं। यूनिफॉर्मिटी पर बहस शुरू हो गई है रिसेंट ईयर्स में, लेकिन अभी भी कोर्ट्स एग्जिस्टिंग पर्सनल लॉ को एप्लीकेबल मानती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटनी के अंदर ही उसको लाती हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड, जब प्रेजेंट सिनेरियो पर हम बात करते हैं पर्सनल लॉ को लेकर, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का डिस्कशन आना जरूरी है। एक एकेडमिक डिस्कोर्स से ये लेजिस्लेटिव एक्सपेरिमेंटेशन पर ही आ चुका है। अब तक हम किताबों में पढ़ते थे, उत्तराखंड ने आगे बढ़कर इसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया अपनी स्टेट में, और उसमें क्या चीजें आ गई हैं, शादी आ गई है, डिवोर्स आ गया, सक्सेशन आ गया। और बहुत ज्यादा ताज्जुब हुआ था उस वक्त जब लिव इन रिलेशनशिप भी उसके अंदर आ गए, और सिर्फ स्टेट ऑफ उत्तराखंड में ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है। कई चैप्टर्स है उसके जो डील करते हैं मैरिज एंड डिवोर्स को, सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस को, लिव इन रिलेशनशिप्स को। और बहुत ज्यादा ताज्जुब भी हुआ था उस टाइम पर जब ये पढ़कर कि जो लिव इन रिलेशनशिप्स में रहते हैं उनको अपने ताल्लुकात को भी रजिस्टर करने की जरूरत है। मोस्ट डिबेटेड प्रोविजन है ये लिव इन रिलेशनशिप्स के, लीगली उनको रिकॉग्नाइज किया गया, जो कि सिर्फ ये नहीं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के या किसी अलग रिलीजियन के पर्सनल लॉ के अगेंस्ट है, बल्कि ये हमारे कल्चर के खिलाफ था, इंडिया के कल्चर के खिलाफ था कि शादी के बगैर दोनों साथ में रहें। लेकिन उसको लीगली रिकॉग्नाइज किया गया, और उसके साथ साथ दूसरी बात ये उन्होंने जोड़ दी कि उसको रजिस्टर करने की बात भी कही। तो उसके और शादी में क्या फर्क रह गया। और फिर कंडीशन जो लगाई गई कि 30 दिन तक अगर कोई जोड़ा, कोई कपल साथ में रहता है तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। लोगों ने उससे बातें बनाना शुरू कर दी कि भाई ठीक है 25 डेज रहेंगे, 5 दिन अलग रहेंगे, फिर 25 डेज रहेंगे, फिर 5 दिन अलग रहेंगे, तो कभी 30 डेज रहेंगे ही नहीं, तो रजिस्ट्रेशन की जरूरत ही पेश नहीं आएगी। तो खैर ऐसी बहुत सारी चीजें वहां पर चलती रही हैं। The critical perspective limits of judicial intervention in Muslim personal law। एक सवाल ये पार्ट पर हमारा सेशन खत्म होगा, कंक्लूड हम करेंगे कि शरिया का नेचर क्या है। शरिया सिर्फ एक सोशल कस्टम का नाम नहीं है और कल्चरल प्रैक्टिस का भी नाम नहीं है। हमारी जो शरीयत है ये एक नॉर्मेटिव लीगल सिस्टम है जो कुरान, सुन्ना, इजमा और क़ियास से इसको लिया गया है, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस्ड है। और डिफिकल्टी कहाँ है कि एसेंशियलिटी को कौन डिटरमाइन करेगा। जो अभी तक बात आई है एसेंशियल लीगल प्रैक्टिस, तो एसेंशियल की बात हम कह रहे हैं, और आप ये कहते हैं कि एसेंशियल लीगल प्रैक्टिस है या नहीं, लड़कियों का पर्दा करना या फिर 3 तलाक का एसेंशियल लीगल प्रैक्टिस ना होना। तो एसेंशियलिटी को डिटरमाइन कौन करेंगे। जब टेस्ट ये होगा कि जज मेड है, एक्सटर्नल टू रिलीजियस जूरिस्प्रूडेंस है, और इस्लाम में एसेंशियलिटी कहाँ से आती है, ये स्कूल्स ऑफ फिक्स से आती है, मेथोडोलॉजीज हैं, ज्यूरिस्ट हैं और इसके जानने वाले एक्सपर्ट हैं, वो बताते हैं कि भाई ये एसेंशियल है या नहीं है। कोर्ट्स कैसे इंटरवीन करेंगे और कोर्ट्स कैसे बताएंगे कि ये चीज एसेंशियल है या नहीं। तो एकेडमिक क्वेश्चन आ गया लास्ट की लाइन में, आप देख सकते हैं यहां पर कि कैन ए सेकुलर कोर्ट authoritatively determine what is essential within a religious legal system। ये बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है, इस सवाल पूछा जाना भी चाहिए कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। भाई इस्लामिक लॉ ऑपरेट्स एज ए कनेक्टेड लीगल सिस्टम है। हमारा जो इस्लामिक लीगल सिस्टम है वो कनेक्टेड है, यानी आप ये समझ लीजिए कि जैसे एक तस्वीर होती है, बहुत अच्छी मिसाल है इसकी,
आप तस्बीह का एक धागा तोड़ दीजिए, एक मोती निकालिए, नतीजे में बाकी सारे मोती अपनी जगह पर नहीं रहेंगे, बिखर जाएंगे। पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ में एक इशू को अगर छेड़ा जाए तो ये कनेक्टेड लीगल सिस्टम है, आप एक इशू को छेड़कर बाकी सारी चीजों को सही नहीं कर सकते। अगर तलाक पर बात होगी, जैसे तलाक हसन पर अभी कोर्ट में बात चल रही, उस पर इफेक्ट होगा तो नतीजे में एक से ज्यादा शादियों पर भी बात आएगी, निकाह पर बात आएगी, बहुत सारी चीजें वो हैं जो इफेक्ट करेंगी इन चीजों को लेकर। तो हमारा जो इस्लामिक लीगल सिस्टम है वो सोसाइटी को भी लेकर चलता है। इंटरनल कोहेरेंस इससे डिस्टर्ब हो जाएगा और इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी किसी एक चीज को हटा देने और किसी एक चीज को छेड़ने की वजह से। जी, इक्वालिटी एंड सेक्युलरिज्म में माइनॉरिटी पर्सनल लॉस कभी क्या होते हैं, मोर फ्रिक्वेंटली स्क्रूटिनाइज, यानी क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ का मैटर ही ऐसा ज्यादा अहम है, किसी को स्क्रूटनी करने की जरूरत पड़ रही, वरना बहुत सारी चीजें वैसी हैं जो दूसरे रिलीजियंस में हम देखते भी हैं, जो अभी हम डिस्कस करना मुनासिब नहीं समझते, उनको भी स्क्रूटनी में रहना चाहिए। लेकिन माइनॉरिटीज ये समझ रही हैं आज के जमाने में इंडिया में कि उन्हीं के लॉज को छेड़ा जा रहा है, रिफॉर्म करने की बात कही जा रही है। तो उससे क्या समझ में आ रहा है कि अनइक्वल सेक्युलरिज्म है या सेलेक्टिव इंटरवेंशन है। सेलेक्टिव इंटरवेंशन है, देख कर उन्हीं के मामलात में दखल अंदाजी की जा रही है। और अगर रिफॉर्म करना था तो इन चीजों को ले छोड़कर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिस पर रिफॉर्मेशन की जरूरत है। यहाँ पर रुककर मैं वो जो डेटा वो भी सामने रखना चाहता हूँ कि हमारा इंडिया, हमारा मुल्क दुनिया में नंबर 1 पर है तलाक के और शादियों के खत्म होने के रेशियो में। हमारे पूरे इंडिया में सिर्फ 1% शादियां वो हैं जो खत्म होती हैं और बाकी सारे मुल्कों में ये रेशियो बहुत ज्यादा है। आप इसको गूगल पे देख सकते हैं, क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हैं। और इंडिया में जब 1% शादियां खत्म होती हैं एनुअली, तो उसमें मुस्लिम्स ओनली 14% है, 15, 18, 20 समझ लीजिए। अब इनकी भी तो 1% शादियां खत्म होंगी, तो कितनी कम शादियां खत्म होती हैं। इसको रिफॉर्म करने या इसको स्क्रूटनाइज करने की क्या जरूरत पड़ रही, वरना बहुत सारे इश्यूज वो हैं जो पर्सनल लॉ के और दूसरे वो हैं जिनको रिफॉर्म करना चाहिए। तो क्वेश्चन ये है कि कोर्ट्स को पावर है या नहीं। तो क्वेश्चन ये है कि इंटरवेंशन का जो मेथड है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी और रिलीजियस लीगल सिस्टम की इंटीग्रिटी को ये प्रिजर्व करता है या नहीं करता है, इसको ज्यादा समझने की जरूरत है। और चैलेंज क्या है, शरीयत और कॉन्स्टिट्यूशन के दरमियान किसी एक चीज को चुनना ये चैलेंज नहीं है। यानी किसी मुसलमान से ये सवाल करना कि आप शरीयत को चुनेंगे या कॉन्स्टिट्यूशन को चुनेंगे, ये सवाल नहीं है, बल्कि सवाल ये है कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को ऐसे तरीके पर एक्सरसाइज किया जाए कि जिसकी वजह से इंटीग्रिटी भी बाकी रहे, कोहेरेंसी बाकी रहे और रिलीजियस लीगल सिस्टम भी लेजिटिमेटी के साथ बाकी रहे। ऐसा ना हो कि कल के दिन हमें हमारे मजहबी काम छुपकर करने पड़े। हम कॉन्स्टिट्यूशन और शरीयत को लेकर चलना चाहते हैं और इस चलने में कोई मुश्किल और परेशानी नहीं आनी चाहिए। तो एक मैच्योर कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी ये फेथ को कभी साइलेंस नहीं करता है और ना ही ट्रेडिशन को लेकर और कानून को लेकर लोगों के अंदर डर पैदा करता है। तो यहाँ पर हमारा ये सेशन कंक्लूड हुआ। मैंने कोशिश की कि इन चीज़ों को आपके सामने इस तरीके पर रखूं कि कुछ चीज़ें कनेक्टेड हो जाएं। और मैं ये समझता हूँ कि ये टॉपिक ऐसी है कि इसको वक्त ज़्यादा भी होना चाहिए या इसके सब टॉपिक्स बनाकर इस पर बहुत ज़्यादा तवील गुफ्तगू की जा सकती है। लेकिन मेरा ख्याल, मेरी राय यही है कि इन चीज़ों को पढ़ने में भी लाना चाहिए। किताबें पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा नॉलेज भी आएगी, सुनेंगे तब भी नॉलेज आएगी। और जो प्रैक्टिस चल रही है कोर्ट्स में वो एक चैलेंज है हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉज को लेकर, लेकिन उस चैलेंज का जवाब ना प्रोटेस्ट करने में है, ना सिर्फ अपनी जगह पर बैठकर कोर्ट्स को गलत कहने पर है, बल्कि जिम्मेदारी जूरिस्ट की, लॉयर्स की और लॉ में रिसर्च करने वालों की ये बनती है कि वो मुस्लिम पर्सनल लॉ को ऐसे तरीके पर अपनी कोर्ट्स में डिफेंड भी करें और इस तरीके पर रिसर्च करके उनको पेश भी करें जो एक्सेप्टेबल भी हो। मसला ये होता है, जैसे मैंने शुरू में बताया, कि इक्वालिटी की नज़र से देखा जाता है। ये समझ में आता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ पर अमल करेंगे तो इक्वालिटी बाकी नहीं रहेगी, डिस्क्रिमिनेशन आ जाएगा। तो जिम्मेदारी लॉयर्स की भी बनती है, एडवोकेट्स की भी,
और लॉ पर रिसर्च करने वालों की कि वो ऐसे तरीके से मुस्लिम पर्सनल लॉ को प्रेजेंट करें कि जिसमें पता चले कि इक्वालिटी भी है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कहीं पर किसी का हक कम दिया जा रहा है तो कहीं पर ज्यादा दिया जा रहा है, और किसी को कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो उसके क्या रीजंस हैं। अगर हम मेंटेनेंस को सिर्फ इद्दत तक कह रहे हैं तो उसके क्या वजूहात हैं, इसको लीगल लैंग्वेज में अच्छी तरह समझाने की जरूरत है। मैं अपनी बात यहाँ पर खत्म करता हूँ, और 5 मिनट ज्यादा भी हो गए हैं, 9 बजे का मेरा इरादा था, और इस पर कोई क्वेश्चन आंसर्स हैं तो आप पूछ सकते हैं। मालूम होंगे तो बताऊंगा, नहीं मालूम है तो कोशिश करूंगा कि मालूम करके बताऊं। Yeah, thank you very much, Advocate Naveed sir. Dear participants, if you have any question, you may ask directly from the speaker. अस्सलाम वालेकुम। और मेरा एक सवाल था जी। कि जैसे आर्टिकल 44 में लिखा हुआ है ना कि आप एक सिविल कोड बना सकते हैं टू सिक्योर फॉर द सिटीजन, पर इस बात का ये मतलब नहीं है कि, मेरा जो मानना है या जो मेरी समझ है कि इससे पर्सनल लॉ को वायलेट, पर्सनल लॉ को ये लोग मतलब आगे फ्यूचर में इसको ये वाइड करें या ना वाइड करें या सो वीक कर दें। फॉर एग्जाम्पल जो अभी का सिनेरियो है कि हमारे पास इनहेरिटेंस का लॉस है मुस्लिम्स का और हिंदू का है, उसमें हिंदू और सिख, बुद्धिस्ट और जैन आते हैं, पर अगर मुस्लिम के इनहेरिटेंस लॉज में आप 1/3 बाय जो विल बनाते हैं उसमें आप लीगल हायर्स को नहीं कर सकते, अपनी वाइफ को, अपनी मदर को। पर अगर मैं विल बनाऊं और इंडियन सक्सेशन एक्ट को यूज करूं तो वह हो सकता है टेक्निकली मेरे हिसाब से। हो सकता है। तो ये चीज मेरा ये सिनेरियो है कि इन फ्यूचर पर्सनल लॉ भी रह सकता है पर उसको वीक करके यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जा सकता है। मैं इस पे आपकी राय लेना चाहूंगा। हाँ, देखिए आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर इम्प्लीमेंट हो इंडिया में तो कोर्ट का जो सिस्टम होगा, जैसे अभी इनहेरिटेंस का अगर कोई केस चला जाए उत्तराखंड को छोड़कर दूसरे स्टेट्स में, तो वहां की कोर्ट्स कोशिश करेंगी और करेंगे भी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर ही कोई फैसला सुनाया जाए। यूसीसी आएगा तो जाहिर बात है वो जो सेकुलर जो कानून बनेगा यूसीसी का, उसी की रोशनी में फैसला किया जाएगा, और 1/3 से ज्यादा भी विल बनाई जा सकती है, लड़कियों को लड़कों के बराबर हिस्सा मिलेगा। ये सारी चीजें उस वक्त होंगी और पर्सनल लॉ बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा। वीक इस तरह होगा कि अगर कोई अपने घर के अंदर अमल करना चाहे तो कर सकेगा, कोर्ट चला जाए तो फिर उसको सेकुलर लॉ की ही बात माननी पड़ेगी। आपकी बात सही है। What's the next one? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। एक हरियाणा में खास तौर पर मैंने देखा है कि जैसे अगर मुस्लिम जोड़ा पति पत्नी अगर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स पर जाते हैं तो उनका जो मामला है वो हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 9 के तहत चलता है। अब उसमें ये हरियाणा की स्पेसिफिक मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरे कुछ मामले ऐसे हैं जैसे पिछले लेक्चर्स थे जिसमें एक केस लॉ बताया था फैकल्टी ने कि जब मुस्लिम अडॉप्शन की बात आती है तो एक शबनम हाशमी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस बताया था जिसमें जो है वो चाइल्ड के अडॉप्शन की, और जिसमें एक लिमिटेशन आ जाती है कि जो मतलब जब कोई औरत सेकंड मैरिज करती है और वो पहला बच्चा जो होता है वो जब सौतेला बाप उसका वो आता है तो राइट्स का कुछ कन्फ्लिक्ट बन जाता है, क्योंकि वो अपने आप को जो है उसमें एक उर्दू का वर्ड था कफील का दर्जा देता है। तो अब ये इन टेक्निकल ग्लिचेस या मतलब लीगल ग्लिचेस को आम मुसलमान समझे, इसके लिए आप कुछ ऐसा सजेस्ट करोगे कि जिससे कि, हालांकि शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र है कि आप लोगों से मिला हूं मैं तो थोड़ा ये जानकारी बढ़ी है, कुछ ऐसा रह सकता है कि कुछ ऐसा आप सजेस्ट करो, कोई लिटरेचर, कोई ऐसी बुक्स जिससे कि वो हमें याद रहे और प्रैक्टिस में आती रहे। जी, आपने जो इशू जिक्र किया है उसको अगर ब्रॉड पर्सपेक्टिव में लिया जाए तो हम कोर्ट्स अगर जाएंगे अपने मैटर्स को लेकर, जाना चाहिए, उससे इनकार नहीं है, जाएंगे तो फिर ये चीजें और टेक्निकल ग्लिचेस वगैरह ही नजर आएंगे। एक आम मुसलमान क्या करे शरीयत पर अमल करने के लिए? शरीयत एक मुकम्मल कानून है और उसमें बच्चों की कस्टडी के लिए बहुत
क्लैरिटी के साथ बताया गया है कि बच्चा किस एज तक माँ के पास रहेगा, किस एज के बाद वो बाप के पास जाएगा, और उसमें बच्चे का ही फायदा देखा गया है कि बाप के पास रहेगा तो वो आगे फिर उसकी जो पढ़ाई है, जो भी चीजें हैं वो अच्छे तरीके से होंगी। अब माँ तो माँ है, फिर माँ की ममता भी इफेक्ट होती है कि वो अपने बच्चे को किस तरह बाप के पास छोड़ दे, और ऐसे बाप के पास जिसने उसको तलाक दे दी है। ये सारी चीजें वो हैं जो कोर्ट नहीं समझ पाता है, या फिर कोर्ट उस नजरिए से नहीं देखता है, जिसकी वजह से ये कफील वगैरह वगैरह, स्पॉन्सर वगैरह की सारी चीजें सामने आ जाती हैं। अब सोशली मुस्लिम्स को हमें समझना भी चाहिए कि हमें ये क्या चीजें बारीकी हैं, और बच्चों का वेलफेयर और बच्चों की कामयाबी या उनकी सिक्योरिटी कहाँ पर और कैसे अमल करना, हाँ जिद को मुफ्ती साहब, छोड़कर। हाँ जी, इसमें सर मेरा जस्ट एक मतलब मेरा जो डिलेमा है, मेरी जो टेंशन है वो ये है कि मैं जो ये सोशियोलॉजी का पार्ट आ गया, लीगल पार्ट एक हो गया, सोशियोलॉजी एक पार्ट हो गया, बिल्कुल। इसको मैं कैसे ब्रिजिंग करूं ऐसे एरिया में जहां पर मुस्लिम की तादाद बड़ी कम है, जैसे कि हरियाणा जहां पर मैं बैठा हुआ हूं। जब कोर्ट में केस आता है तब की बात कर रहे हैं आप? हाँ, कोर्ट में केस से पहले हो सकता है कि हम उसे मीडिएशन में लाएं या हाँ, अपनी बरादरी में सोल्व करने की कोशिश करें, लेकिन बिल्कुल वो मामला हाथ में नहीं आता क्योंकि वहां एजुकेटेड पीपल नहीं होते हैं और बिल्कुल बिल्कुल तालिबे इल्म नहीं होते हैं। जैसे आज मैं लाइफ में मतलब 45 साल की एज में पहली बार देख रहा हूं कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं ऐसे मतलब अच्छे इंटेलेक्चुअल का लेक्चर सुन रहा हूं जो मुफ्ती भी हैं और एडवोकेट भी हैं, लेकिन हमारे यहाँ नाजरा मौलवी ज्यादा है, जिसकी वजह से वो मीडिएशन नहीं जी सुचारू तौर पर चल पाती और वो प्रॉपर काउंसलिंग नहीं हो पाती। जी 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 जी। तो ऐसे केस में क्या किया जाए? ऐसे केस में तो आपको पर्सनल लॉ को डिफेंड करना मुश्किल ही होगा। हाँ राइट सर, मतलब आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली टेक ए थॉट ओवर इट। मैंने आपका नंबर सेव कर लिया है। मेरे क्वेश्चन का सवाल शायद आज आपके पास नहीं होगा, लेकिन इंशाअल्लाह आने वाले कुछ सालों में आपके पास होगा और हम भी कोशिश करेंगे। मेरी ये आपसे इल्तिजा है। बिल्कुल बिल्कुल, राब्ते में भी रहेंगे, कांटेक्ट में रहेंगे आपके साथ इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं नियाज सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं नियाज। वालेकुम सलाम नियाज सर जी। सर क्या भी नहीं, मैं भी एक एडवोकेट हूँ सर। ऑल ओवर इंडिया एक हम सभी एडवोकेट्स मिलकर ये जो शरीयत लॉ है इम्प्लीमेंट के लिए जी जो ऑलरेडी है, लेकिन जो भी अभी जो आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स से आ रहे हैं, फैमिली डिस्प्यूट्स वैसे वैसे आ रहे हैं, जो ये डिस्प्यूट्स के लिए खासकर एक हर ताल्लुक में, हर गांव में एक टीम बना के एडवोकेट्स के थ्रू तुम पहले ये कर लो, कंसलेशन कर लो या मीडिएशन कर लो, उसके बाद उन्हें तो कोर्ट में जा सकते हैं। ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या सर? कर रहे हैं, हर जगह पर मौजूद है, लेकिन क्या है जो डायरेक्ट अप्रोच कर रहे हैं सर, डायरेक्ट कोर्ट ही अप्रोच कर रहे हैं। जो शरीयत के जो मस्जिदों में जो होता था वो नहीं हो रहा है अभी। नहीं वकील साहब, इशू क्या हाँ है, हाँ सर। हर स्टेट में, हर ताल्लुके में, हर जगह पे मौजूद है। ये सोल्यूशन देने वाले मौजूद हैं कि भाई आप आके आप मीडिएशन पे खत्म कर लो, लेकिन जो इंसान की जो क्या कहते हैं, जो नफ्सियात है कि एक जिद को केस लगाना और कोर्ट लेकर जाना, जिसकी वजह से ये इश्यूज बहुत सारे नजर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम। मेरा एक सवाल था, ये जो उत्तराखंड में यूसीसी अप्लाई हुआ, उसमें आप तो डिटेल स्टडी करेंगे, उसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ को तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है। क्या बाकी कोई पर्सनल लॉ या कोई रिलीजन है जिसको कि उनका लॉ पहले इम्प्लीमेंट था और उसको अफेक्ट हुआ है? नहीं, वो जो वहां पर बहुत ज्यादा वो लोग जो लोकल कस्टम्स को मानते हैं, उनको एक्सेप्शन दिया गया है यूसीसी से। यूसीसी उन पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा। आप कह सकते हैं एक महफूज जुबान में कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को ही ज्यादा इफेक्ट हुआ है वहां पर, और किसी एक्ट को कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ है? ज्यादा नहीं हुआ है। लोकल कस्टम्स को माना गया है। यूसीसी का जो ड्राफ्ट है उसमें खुद भी मौजूद है कि वहां के जो लोकल कस्टम्स हैं उन पर ये बात नहीं आएगी यूसीसी की, और ज्यादा जो पड़ा है वो मुसलमानों पर ही पड़ा है। ओके सर, दूसरा मेरा एक क्वेश्चन था, यूसीसी उत्तराखंड में लागू होने के बाद क्या ऐसा कोई रिमार्केबल केस लॉज आया है आपके पास जिसमें कि
ये देखा गया है कि इसका डिसीजन अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हिसाब से होता तो अलग होता और यूसीसी से अलग हुआ, कुछ ऐसा रिमार्केबल लेकिन केस हमको आया है। उत्तराखंड में देखने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे स्टेट्स में मेंटेनेंस के जो केसेस हैं इसमें आपको ये नजर आ जाएगा आसानी से कि वहां पर नहीं, मेंटेनेंस का समझ गया, और जी। बाकी कुछ है ऐसा? सक्सेशन का, इनहेरिटेंस का बोल सकते हैं आप। मेरी नजर में तो कोई केस नहीं आया, लेकिन अब अगर उत्तराखंड की किसी कोर्ट में इनहेरिटेंस को लेकर कोई मुस्लिम लड़की अगर केस फाइल करेगी तो उसको अपने भाई के बराबर ही हिस्सा मिलेगा। हाँ। और अगर बाकी स्टेट से किसी कोर्ट में अगर ऐसा केस जाएगा तो उसको भाई के बराबर नहीं बल्कि आधा हिस्सा मिलेगा। तो सर अगर हर जगह में यूसीसी अप्लाई होगा या फिर जहाँ पे भी हुआ है यूसीसी अप्लाई, तो वहाँ पे क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को फिर इग्नोर किया जाएगा? क्योंकि दोनों से एक ही चूज कर सकते हैं ना जज। यूसीसी इंप्लीमेंट होगा तो पर्सनल लॉ को कोई नहीं पूछेंगे, पर्सनल लॉ की बात ही नहीं आएगी। शरीयत एप्लीकेशन एक्ट को ओवरराइड कर देगा यूसीसी, कोई नहीं पूछेंगे कि इसका कितना हक है, क्या है। जो अभी इससे पहले जो सवाल आया था कि 1/3 जो हम वसीयत कर सकते हैं और अपने लीगल हेड्स को नहीं कर सकते, वो सारी चीजें भी खत्म हो जाएंगी। और सर मेरा और एक सवाल था कि ये तो यूसीसी तो 1950 प्लीज मिर्जा साहब प्लीज दूसरों को मौका दीजिए। प्लीज आप 3 सवाल कर चुके हैं, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर मेरा एक सवाल था जी। सर मेरा एक सवाल था जी। मेरा सवाल ये था, क्या इंडियन सक्सेशन एक्ट जी में अगर सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना है तो वो मुस्लिम पर्सन को लागू है क्या? किस पर्पस के लिए? प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ करना है या फिर अगर नहीं कि कुछ नहीं करना है, बैंक में अमाउंट है वो डिस्पोज करना है, लेना जरूरी है। अच्छा, लेना जरूरी है। फैमिली मेंबर सर्टिफिकेट भी उसको कहते हैं। जी जी जी, वो लेना जरूरी है। वो तो एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, उसका यूनिफॉर्म सिविल कोड से कोई और मुस्लिम पर्सनल लॉ से कोई रिलेशन नहीं है। वो यही बस प्रूफ करने के लिए कि यही लोग लीगल हेयर्स हैं, क्योंकि जहां पर बैंक में प्रॉपर्टी है या पैसा है पेंशन वगैरह का या कुछ भी है, तो ये मालूम करने के लिए कि ये जो डिसीज पर्सन है, इस डिसीज पर्सन के यही लोग लीगल हेयर्स हैं, ये कंफर्म करने के लिए वो लीगल हेयर सर्टिफिकेट या फैमिली मेंबर सर्टिफिकेट, सक्सेशन सर्टिफिकेट, इन अलग अलग नाम है एक ही चीज की जरूरी है। जी जी जी, शुक्रिया सर, शुक्रिया। जी मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। ये फरमाइए कि यूसीसी अगर कहीं पे इम्प्लीमेंट हो गया जी तो सिर्फ कोर्ट को जाने से ही वो मिलेगा, या नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में अगर हम कोर्ट को नहीं जाते हैं तो भी मुस्लिम पर्सनल लॉ यूज नहीं कर सकते, वॉइड होगा? जैसे आपका सवाल मैं समझ गया, इसकी एक मिसाल में दे दूंगा मैं। जैसे मैं तेलंगाना से हूँ, हैदराबाद से, और खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे तेलंगाना में यूसीसी इम्प्लीमेंट हो गया जी, तो अगर मेरा उस वक्त इंतकाल होता है, जब जिस वक्त भी होगा जी, तो अगर मेरे बच्चे कोर्ट जाएंगे तो मेरे बेटों और बेटियों में प्रॉपर्टी इक्वली डिवाइड होगी जी, यानी अगर कुछ भी अमाउंट में छोड़कर गया तो सबको बराबर बराबर शेयर मिलेगा। जी, जी। अगर यूसीसी इम्प्लीमेंट नहीं होता है और अगर वो कोर्ट चले जाएं तो फिर उनको शरीयत के हिसाब से 1:2 शेयर के हिसाब से उनको शेयर मिलेगा जी। लेकिन जो थर्ड सिनारियो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि तेलंगाना में खुदा ना खास्ता यूसीसी आ जाए और उसके बाद मेरा इंतकाल हो और मेरे बच्चे घर में प्रॉपर्टी डिवाइड कर लें 1:2 शेयर के हिसाब से, जी, तो बराबर कर सकते हैं। वो कोर्ट इंटरफियर नहीं करेगी घर के अंदर। अच्छा अच्छा। अगर इनमें से कोई चला जाए कोर्ट, हाँ, बच्चों में से कोई एक कोर्ट चला जाए जी, प्रॉपर्टी इक्वली डिवाइड नहीं हो रही, कोई बेटी चली जाए कि मुझे बराबर शेयर नहीं मिल रहा है, तो उस वक्त फिर बाकी लोगों पर भी यूसीसी इंप्लीमेंट होगा। मतलब आप बोल सकते हैं कि घर के अंदर ये चीज नहीं आएगी, कोर्ट जाने पर ही आएगी। तो इसमें एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि यूसीसी का उल्लंघन कर रहा है बोल के कोई और कोर्ट को नहीं जा सकता? नहीं, तो ये बात वही होगी ना, अगर कोई चले गए कोर्ट, नहीं थर्ड पर्सन नहीं जा सकता, थर्ड पर्सन नहीं जा सकता। इसको आप सेकंड मैरिज से अच्छी तरह समझ सकते हैं। उत्तराखंड में अगर कोई मुस्लिम सेकंड मैरिज करना चाहता है तो उसकी जो सेकंड मैरिज है वो लीगली रिकॉग्नाइज नहीं होगी जी, लेकिन वो सेकंड मैरिज कर सकता है। लिव इन रिलेशनशिप में कर ले, कुछ भी कर ले, साथ में रख ले जी, या नीचे खुद रहे, ऊपर एक टेनेंट के हिसाब से रख ले। थर्ड पर्सन जाकर शिकायत नहीं कर सकता कि क्योंकि ये क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है।
जी क्रिमिनल एक्टिविटी को एड्रेस करना, रिपोर्ट करना जरूरी है कि मेरे जी घर के बाजू कोई चोर रह रहा है, कोई लीगल एक्टिविटी हो रही। यूसीसी के अगेंस्ट जाना ये क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है, जी, जो कोई थर्ड पर्सन नहीं कर सकता है। अच्छी बात है, जज़ाकल्लाह खैर। जी अब्दुल मोइज साहब, अब्दुल मोइज साहब। जी एनीवन? अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सर। मुफ्ती साहब, आर्टिकल 13 जो जुडिशियल रिव्यू की बात करता है, तो उसमें जितने भी कानून हैं जो जुडिशियल रिव्यू की स्क्रूटिनी, उसकी क्रिटिसिज्म में जो आ जाते हैं, जब भी उनका टकराव जो है फंडामेंटल राइट से होता है, तो वहाँ पे ऐसा होता है कि पर्सनल लॉ भी जो है उसको बाजू रख दिया जाता है और फंडामेंटल राइट जो है प्रिवेल करता है। तो एज लॉन्ग एज हम लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ को लॉ मान के ही चलेंगे, तो हमेशा ये जो आर्टिकल 13 का स्कोप तो हमेशा रहेगा क्रिटिसिज्म के लिए और फंडामेंटल राइट्स को उसके ऊपर प्रिवेल करने के लिए। जी, तो इसका कोई लूप होल, कोई सोल्यूशन नहीं है मुफ्ती साहब? लूप होल मतलब कोर्ट जाते हुए भी हम जुडिशियल रिव्यू की बात ना करें। पूरे मुस्लिम लॉ, शरीयत लॉ जो है उसको जुडिशियल रिव्यू से बचा सके, हाँ, कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की मदाखलत हमारे पर्सनल लॉ में नहीं होना। नहीं होना, तो उसका जी। आसान तरीका है कि हम वहां नहीं जाना। बट लोग तो हमेशा जो भी मतलब सेटिस्फाइड नहीं होंगे वो तो जाएंगे। कैसे मतलब फॉर एग्जांपल अभी जो हम लोग देखते आ रहे हैं, जैसा शाह बानो का भी जो केस था, उनको मेंटेनेंस चाहिए था इद्दत पीरियड के बाद भी, तो ऐसे बिल्कुल। लोग होंगे जो सेटिस्फाई नहीं होंगे, वो तो हाँ, 100% हमेशा जाएंगे ही ना। जी। और अब पैसे तो वैसे आते रहेंगे, मतलब अगर ऐसा हुआ तो अभी जैसा एक मेंटेनेंस का आ गया, फिर ट्रिपल तलाक चला गया, तो ऐसा जैसा जैसा लोग अपने ही लोग जाते रहेंगे तो। नहीं, अभी तो गए हुए हैं, तलाक़े हसन जी, तलाक़े एहसन को भी खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गए हुए एग्जैक्टली हैं। एग्जैक्टली तो तो आप ऐसा करके फिर पूरा एक एक करके फिर कुछ बिल्कुल भी नहीं बचेगा ना, मतलब बिल्कुल शरिया लॉ के अंदर बिल्कुल ऐसा बोले। बिल्कुल सही बात है आपकी, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू और इक्वालिटी बिफोर लॉ और डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी चीजें देखते हुए कोर्ट वही बात कहेगा जो अब तक कहता हुआ आ रहा है कि भाई ये होगा पर्सनल लॉ, लेकिन ये फंडामेंटल राइट्स को डिफेक्ट कर रहा है, इसलिए हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब जैसा आपने बताया आपके अल्फाज में कि वो सेटिस्फाइड नहीं थे इसलिए गए, करेक्ट। अब जो पर्सनल लॉ पे सेटिस्फाइड नहीं है हम उसको क्या कर सकते हैं? हम जुडिशियल रिव्यू का को नहीं रोक सकते, वो भी उतना ही ज्यादा पावरफुल है जितना हमारे फंडामेंटल राइट्स है जुडिशियल रिव्यू, आर्टिकल 13। जी जी। तो जो सेटिस्फाइड नहीं है उसको तो जाहिर बात है रोक नहीं सकते हैं, और ना कोर्ट को ये बोल सकते हैं कि भाई पर्सनल लॉ पर ही बात करो। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो आदमी सवाल कर रहा है, जो पर्सन सवाल कर रहा है, प्लीज वही अपना माइक ऑन करे, बाकी ऑफ रखें। जी हैदर कुमार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हजरत, जो कोर्ट का फैसला मानेंगे फिर मुसलमान सिविल कोर्ट का, यानी वो फिर शरीयत का इनकार उनकी तरफ से होगा, शरीयत की कुरान की आयतों का। जी, इसमें क्या है, अगर वो सिविल कोर्ट का फैसला मानेंगे यहाँ ही से जाएंगे सिविल कोर्ट का फैसला करने। फैसला मानने की बात होती है, सिविल कोर्ट चले गए तब भी तो यही बात हो गई ना, क्या हम नहीं मान रहे कुरान शरीफ की आयतों को। जैसे इनहेरिटेंस के मसले में लड़कियों का जो शेयर है, जो उसके अलग रीजंस हैं और स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है कि लड़कियों का शेयर क्यों कम रखा गया है, लेकिन अगर कोई लड़की जा रही है कोर्ट, सिविल कोर्ट, ये कह करके मुझे मेरे भाइयों के बराबर हिस्सा मिले, वो तो कुरान शरीफ की आयत का इनकार कर रही है। फैसला तो बहुत दूर की बात है। जी मुजम्मिल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरे को एक क्लियरिटी होना था, ये जो मेंटेनेंस का आप बोले कि वो इद्दत के दौरान ही दी जाती है, तो आप जो बोल रहे थे कि इन जनरल अगर राइट टू इक्वालिटी के तहत देखा गया तो रीजनेबल कंडीशंस में देनी चाहिए क्या? मतलब यही क्लैरिटी जानना था कि कब देनी है, कितनी देनी है, कब तक है ऐसा। अच्छा, मेरा पर्सपेक्टिव पूछ रहे हैं आप, शरीयत का पूछ रहे हैं? सर शरीयत लॉ और इंडियन लॉ दोनों को मिला के। शरीयत में तो इद्दत तक ही देना है, और जी शरीयत में इद्दत तक देना है। अभी इद्दत तक देना आप है। बोले ना कुछ रीजनेबल कंडीशंस हैं, वो तो कोर्ट देखती है। नहीं नहीं, वो कोर्ट मानती है। वैसा कोर्ट का बोलना ये है कि
रीजनेबल और फेयर प्रोविजंस को देखते हुए बियॉन्ड दी इद्दत भी मेंटेनेंस देना चाहिए, ये कोर्ट्स का मानना है और इसी पर उनके जजमेंट्स आ रहे हैं। तो उसके ऊपर कोई लॉ नहीं है अभी फिलहाल? मतलब उसके अगेंस्ट में जी किसके, मतलब ऐसा जजमेंट नहीं आना नहीं, मतलब अभी जो बाद में शाबानो के बाद के लॉ आया था ना सर, के सिर्फ इद्दत के दौरान ही देते बोल के। हाँ नहीं, उसके बाद उस लॉ को जो 1985-87 में जो लॉ आया था शाबानो केस के बाद, सुप्रीम जी कोर्ट ने दानिया लतीफी केस में खास तौर से उसको उन्होंने इस तरीके पर एक्सप्लेन किया कि हम पार्लियामेंट का एक्ट ये फेयर प्रोविजंस की रोशनी में ही मानेंगे। तो गोया वो सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया, टेक्निकल वर्ड्स यूज करते हुए ओवरराइड किया उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा। ओके सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर मेरा ये सवाल था कि अपने पास क्या हो रहा है सर, हम पूरा रिएक्टिव बेसिस पे कर रहे हैं। हम जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, बट कोई बिल पार्लियामेंट में आ गया, कोई इश्यू आ गया, तो अपने वाले पूरे सामने ठहर के स्कैन करो, वोट करो, बोलते। इसके अलावा अपने पास जो भी विजनरीज है और स्कॉलर्स है, तो इंस्टेड ऑफ कोर्ट में आने के बाद और पार्लियामेंट में बिल बनने से पहले अपने लॉ में और अपने जो भी मसले मसाइल है उसमें से कंटिन्यूस एजुकेशन और मॉनिटर करके फ्यूचर में आने वाले प्रॉब्लम को फोरकास्ट करके अब से ही पूरे काम कर दिए तो अच्छा रहता। तो अभी क्या देखने में आया, कभी भी पार्लियामेंट में बिल आया और कुछ मसला चल रहा, जब प्रोटेस्ट करते और वोट मांगते, हर जगह ऐसा रखते कि स्कैन करो, वोट करो बोलते, और आपके ऐसा ही करके आप जेपीसी और दूसरों को भेज देते। इंस्टेड ऑफ दैट अपने जो भी स्कॉलर्स है, जूरिस्ट है, अभी से भी जो फ्यूचर में जो आने से प्रॉब्लम को रजिस्ट करके जो यंग जनरेशन है, मतलब न्यू से जो लॉ प्रैक्टिस कर रहे, लॉ में आ रहे और नए फॉर्म को कुछ डायरेक्शन कर दिए तो अच्छा रहता है। नहीं, बहुत अच्छी राय है आपकी, कोशिश भी यही हो रही है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला अफराद भी ऐसे तैयार कर रहे हैं कि हर फील्ड में उस तरीके पर कोशिश की जाए। और दुआ भी करिए, कोशिश भी करेंगे सब मिल के, तो इंशाल्लाह आप जैसा बोल रहे हैं वैसा होगा भी और होना भी चाहिए। जी जाहिद साहब शायद। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर एक मेरा एक मुख्तसर सवाल था कि पर्सनल लॉ को जो सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है वो पॉलीगैमी को लेकर है। अगर यूसीसी को हम साइड रख दें, अगर रिफॉर्म की बात करें तो पॉलीगैमी को लेकर किस हद तक रिफॉर्म लाया जा सकता है? क्या 4 शादियां बैन की जा सकती है या इसमें बहुत रेस्ट्रिक्शन और ज्यादा लगा दी जा सकती है? मतलब आप क्या कह रहे हैं कि रेस्ट्रिक्शन लगना चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सर। जैसे अगर, क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्रिटिसाइज करते हैं, जो लोग इसको मजम्मत करते हैं, वो इसे सबसे ज्यादा पॉलीगैमी को लेकर ही करते हैं। तो अगर हम यूसीसी को साइड कर दें, यूसीसी ना आए, अगर रिफॉर्म की बात की जाए तो क्या पॉलीगैमी में किस हद तक रिफॉर्म किए जा सकते हैं? क्या मतलब रिफॉर्म क्या करेंगे? एक आदमी 1.5 औरत से शादी करे, 2 औरत से ना करे, रिफॉर्म क्या नहीं करेंगे? नहीं, दो और नहीं, कुछ कंडीशन लगा दी जाए कि इस यानी अगर इनका फाइनेंस इतना है तो ही हाँ शादी नहीं, कर सकते कंडीशंस हैं। तो हाँ नहीं, कंडीशंस ये तो शरीयत में लगाई है कि वो फिजिकली फाइनेंशियली स्ट्रांग हो तभी वो दूसरा निकाह करे। अगर वो इंसाफ नहीं कर सकता है तो बिल्कुल भी निकाह ना करे। और ये जो क्रिटिसिज्म है पॉलीगमी को लेकर, वो कोर्ट्स में नहीं है, ये सोशली है कि मुसलमान एक से ज्यादा शादियां करते। और रियलिटी ये है कि बहुत कम लोग वो हैं जो एक से ज्यादा शादियां करते हैं। कोर्ट्स के अंदर जो क्रिटिसिज्म है वो पॉलीगमी पे नहीं है, वो मेंटेनेंस पे और तलाक पे है। पॉलीगमी तक अभी बात गई नहीं वहां पर इंडिया की कोर्ट्स में। ये सोशली है, हमारी कम्युनिटीज में ऐसा चलता, सोसाइटीज में, तो मुस्लिम एक से ज्यादा शादियां करते हुए, लेकिन प्रैक्टिकली वो बहुत ज्यादा कम है जो वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर अगर कोर्ट में कोई केस है, वहाँ पे पर्सनल लॉ देखा जाता है सर, या फिर जो स्टैट्यूटरी लॉ है उसको प्रिवेल होगा? लॉ के हिसाब से अगर पार्टीज जी मुस्लिम्स हैं, सर। अगर मुस्लिम्स हैं तो लॉ के हिसाब से
अगर मैटर पर्सनल लॉ का है तो पर्सनल लॉ ही देखा जाता है, देखा जाना चाहिए, देखा भी जाता है। अच्छा अच्छा सर, अभी मिसाल के तौर पे इनहेरिटेंस है, जहाँ पे किसी के नाम पे रजिस्ट्रेशन हो गया, तो जी रजिस्ट्रेशन एक्ट लागू होगा या फिर पर्सनल लॉ? नहीं, दो अलग अलग चीजें नहीं। रजिस्ट्रेशन एक्ट अलग चीज है, पर्सनल लॉ अलग चीज है ना। पर्सनल जी लॉ में इनहेरिटेंस, किसको कितना शेयर मिलेगा, कौन वारिस होंगे, ये बताता है। रजिस्ट्रेशन एक्ट तो अलग चीज है। नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब ये है सर कि अगर रजिस्ट्रेशन करवा लिए कोई, अगर पर्सनल लॉ वायलेट हो रहा वहाँ पे, तो कोर्ट्स रजिस्ट्रेशन को मानेंगे या फिर नहीं, पर्सनल लॉ? रजिस्ट्रेशन होने के बाद पर्सनल लॉ कैसा वायलेट होता? अच्छा इसका मतलब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कुछ रहता है क्या सर? जी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कुछ रहता है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, उससे कुछ इफेक्ट नहीं, रहता है जैसे एक आदमी है, अपने बेटे को अपनी जिंदगी में एक प्रॉपर्टी रजिस्टर करवा दिया, गिफ्ट, तो कोई जी सर। पर्सनल लॉ तो वायलेट नहीं हो रहा वहां पर। वो तो दे सकता है ना, गिफ्ट कर सकता है, डोनेट। सर अगर एक बंदा अपने लड़के को रजिस्ट्रेशन कर दिया, मगर उसकी बहन जो है वो रजिस्ट्रेशन के खिलाफ मेरा शेयर नहीं मिला बोल के नहीं अगर नहीं, जा रही है, क्योंकि जो तो अगर रजिस्ट्रेशन हुआ, बाप ने अपनी जिंदगी में रजिस्ट्रेशन करवाया है जी सर। और बेड रिडन, डेथ बेड से पहले करवाया है जी सर। अपनी सेहत की जिंदगी में, तो जी पर्सनल लॉ ही माना जाएगा, उसने दे दिया है। अब वहां पर नहीं बोलेंगे कि बहन को हिस्सा नहीं मिला। बहन को जो हिस्सा मिलने की बात है वो बाप के छोड़े हुए माल में से, जिसको हम तरका कहते हैं, जी तो इनहेरिटेंस नहीं रहा। जी जी थैंक यू वेरी मच ऑल पार्टिसिपेंट्स। अगर आपके और मजीद क्वेश्चंस हैं तो आप जो है हमारा जो लीगल कनेक्ट का नंबर है उस पर आप डाल दीजिएगा, इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे। एंड फाइनली आई थैंक मुफ्ती नावेद साहब फॉर हिज वैल्यूएबल insight. We are grateful for his time, guidance, and sharing of his knowledge. I also thank all the participants for their presence and cooperation. And thank you very much. Inshallah, see you tomorrow with the next session. Inshallah. जज़ाकल्लाह खैर जाहिद साहब, मौका देने के लिए, Okay. बोलने Thank you very much. ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।